नमस्कार, फिर से एक बारी स्वागत है स्टाइल रग में। आज का टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट है, बट जैसा कि चैनल के स्टार्टिंग में जब चैनल लॉन्च किया था, उस टाइम बोला था कि सुशांत की बात तो होगी ऑब्वियसली इस चैनल पे, बट हर उस चीज़ के बारे में बात होगी जिसका महत्व हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है और जो हमें चीज़ों को सीखने में और अच्छे से समझने में मदद करेंगी। हिंदुस्तान का जो करंट सिनेरियो है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। कई लोग हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, हम भी करते हैं अपने चैनल पे। कई लोग लव जिहाद के बारे में बात करते हैं, हमने वो भी किया है। कई लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी, हमने वो भी किया है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड थोड़ा-सा यहाँ पे मेरे ख्याल में आज का जो टॉपिक है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड है और भी कई मायने हैं उसके। हालाँकि मेरा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे मेरा ट्विटर पे ऑलरेडी थोड़ी-सी तनातनी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ क्या फेक न्यूज़ है और क्या फेक नैरेटिव चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में ही बात करेंगे। आज के जो गेस्ट हैं उनको मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आज हैं हमारे साथ करण परवेश सिंह, जो खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, एक न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं दिल्ली में और इस जो करंट सिनेरियो है फार्मर्स प्रोटेस्ट का, जो एक हैशटैग तो बहुत सारे चल रहे हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और सबसे कॉमन जो है वो है फार्मर्स चलो दिल्ली। क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो सीधे कहते हैं चलो दिल्ली, और चलो दिल्ली बोलते ही हो जाता है कि बस अब सरकार को घेर लेना है। तो परवेश जी, सबसे पहले तो थैंक यू जुड़ने के लिए। इट्स नाइस थैंक टू यू हैव यू। थैंक यू वेरी मच संदीप जी इनवाइट करने के लिए। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं से जो ट्विटर पर अभी बातें चल रही हैं वो दोनों पक्षों की चल रही हैं। कुछ लोग हैं जो पक्ष में हैं, कुछ लोग हैं जो विपक्ष में हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो असली मुद्दा है उस पर बात की जाए। किसान क्यों परेशान है, क्या चेंजेस वो हुँ, चाहते हैं। हुँ, और जो आपने बात बोली थी कि ट्विटर पर कहीं ना कहीं से शायद आपकी और मेरी थोड़ी सी वार्तालाप हुई जिसके अंदर कुछ फेक न्यूज़ के बारे में हमने बात की थी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। हुँ। तो मैं बिल क्या है, क्या नहीं है? क्योंकि मेरी सिर्फ़ आपसे ही तना-तनी नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों से हुई है, जो अपने आप को किसान फैमिली का बताते हैं। जी। आई हैव माय थॉट्स, और वो उन फैमिली से आते भी हैं, तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली वन्स वन्स दे टेल मी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे। उसने मुझे बेसिकली मजबूर किया इस टाइप का एक वीडियो बनाने में। प्लस काफ़ी लोग जो थोड़े फॉलोवर्स हैं हमारे, उन्होंने बोला कि किसान बिल के ऊपर बात करी जाए, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। आई विल कम ऑन टू द टेक्निकलिटीज थोड़ा सा बाद में कि बिल में ओके। एक्चुअली है क्या। मेरा पहला क्वेश्चन, अभी जो वायलेंस या नॉन वायलेंस दोनों तरीके से जो हम्म। देखा जाए चल रहा है बॉर्डर्स पे, कि अकॉर्डिंग टू यू अभी जिस तरीके का जो सिनारियो सरकार और फार्मर्स के बीच में तनातनी हो रही है, जो वाटर कैनन्स यूज किए गए और इस तरीके की चीजें यूज करी गई ठंड के माहौल में, तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो भीड़ आ रही है, ये कितनी हद तक सही है इन टर्म्स ऑफ फार्मर बिल्स के बारे में बात करने में, बट नॉट टू क्रिएट रकस? जी संदीप जी, अगर आप देखेंगे कि ये आज ऐसा नहीं है कि रातों रात पिछले 2 दिन के अंदर ये लोग यहाँ पर आ गए। पिछले काफी समय से ये लोग अपनी डिमांड्स उठा रहे थे। सरकार से चाहते थे कि सरकार इनसे बात करे। इनकी जो शंकाएं हैं या जो ये प्रावधान चाहते हैं, नए प्रावधान इस बिल के अंदर आए, उनके ऊपर गौर करें। पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इनफैक्ट अक्टूबर के अंदर भी जब मीटिंग के लिए इन्हें बुलाया गया था, 14 अक्टूबर को मीटिंग थी, उस समय भारत के कृषि मंत्री भी वहां पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ एक सेक्रेटरी को उन्होंने अपनी तरफ से भेज दिया था, मिस्टर अग्रवाल। और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से कोई जो बात है वो सिरे की निकल नहीं पाई थी। और थक हार के इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करना चालू किया वो दिल्ली की तरफ लेके आए कि इन पिछले 50 दिन के करीब पंजाब जो था वो वहां पर रेल रोको आंदोलन भी कर रहा था। मीडिया की तरफ से इन्हें कोई कवरेज नहीं थी अधिक। तो अब इंसान अपनी बात सुनाए तो किसको सुनाए। उसके लिए इन लोगों ने यहाँ के लिए प्रस्थान किया। पंजाब से डायरेक्ट कहीं पे सीमा दिल्ली की लगती नहीं है, तो इन्हें जो आना था वो हरियाणा से होकर आना था। और हरियाणा के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा था। रोड जो थे वो ब्लॉक किए गए थे। इन्होंने बड़े ही एक मैं कह सकता हूँ कि संगठित तरीके से इस पूरी मूवमेंट को अभी तक ये यहाँ तक लेकर आए हैं। और अगर आप इनके लीडर्स की बात सुनते हैं तो लीडर्स ने शुरू में ही क्लियर किया था कि हमें जनता को दुख नहीं पहुंचाना है, हमें अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचानी है। हुँ, अब इस बीच में बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मूवमेंट को जो है वो
उसके लीडर से पहचाना जाता है, किस डायरेक्शन में वो लेके जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन से ये लोग जो हैं ये सीमा पर हैं। ये दिल्ली की सीमा पर हैं, ये दिल्ली में एंटर नहीं कर रहे हैं। ये अपने पंजाब से ये लोग अपना राशन पानी लेकर आए थे, लेकिन दिल्ली सीमा से जितने भी सटे हुए लोग हैं, वो इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। कोई तकलीफ इन्होंने किसी को नहीं पहुंचाई है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को भी मिलेंगे जिसके अंदर ये लोग लंगर भी लगा रहे हैं, पुलिस वालों को भी खिला रहे हैं। अंत में ये लोग ये चाहते हैं कि इस बिल के ऊपर एक चर्चा हो, इस चर्चा के दौरान इनके जो पॉइंट है उन्हें सुना जाए और कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाला जाए इसके लिए। बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं कि खाली पंजाब इसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, हरियाणा इसके अंदर जुड़ चुका है। अगर आप यूपी की सीमा पर जाएंगे तो यूपी में भी लोग जुड़ चुके हैं इनसे। तो ओवरऑल 4 तारीख का समय दिया है इन्होंने, लगभग 1 हफ्ते के बाद सरकार ने इन्हें मिलने का समय दिया है। अब 4 तारीख को क्या होता है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि जो इनका प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहे, किसी भी तरीके का टकराव ना हो। इन लोगों ने शुरुआत में ही ये कहा था कि ये किसी धर्म, जाति या स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो किसान की है और किसान के हकों की। तो लेट्स कम टू द बिल नाउ। मेरा पहला सवाल ये है बेसिक कि सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो फार्मर्स को लग रहा है इस बिल में वो क्या है, द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। अगर एक पॉइंट आपको सबसे पहले उठाना पड़े कि ये वो चीज है जिन्होंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। देखिए 3 बिल हैं, बिल अब एक्ट बन चुके हैं और मैं आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, जो एक टर्म भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ की गई है, सबसे पहले ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस उस समय इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आपका कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति ये समझता है कि किसी एक मुद्दे के ऊपर बिल लाना अनिवार्य है, तो वो ऑर्डिनेंस के रूप में उसे पास करता है। उसके पास होने के 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं से हाउस को वो क्लियर करना होता है। तो ये ऑर्डिनेंस के रूप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और उस समय इंट्रोड्यूस किया गया जब पूरा देश जो है वो लॉकडाउन से जूझ रहा था, जून के महीने में। सबसे बड़ा सवाल ये लोग ये खड़ा करते हैं कि इतने समय से ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिल्स थे वो चलते हुए आ रहे थे, ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि आपको इस महामारी के दौरान ये चीज़ें लॉन्च करनी पड़ी। उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि सेंटर में क्लियर मेजॉरिटी में है बीजेपी, ये तीनों बिल्स जो हैं वो पास होके एक्ट बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो पहला बिल जो है, आपको सारी डिटेल्स ऑनलाइन पे मिल जाएंगी, बिल्स के नाम कब क्लियर हुए, उनके अंदर क्या-क्या प्रावधान है। मैं सिर्फ बात करता हूँ कि ऑब्जेक्शन कहाँ पर है। सबसे पहली ऑब्जेक्शन इन लोगों की ये है कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा। एपीएमसी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के लिए एक कमेटी 1965 से इंडिया में बनी हुई है। तो ये मंडी का कार्य करती है। यहाँ पर किसान जो है वो अपनी उपज ले जाकर बेचता है। एमएसपी जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो किसी भी किसान की उपज के लिए सरकार उन्हें वादा करती है। आप नॉर्मली देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर एमएसपी का चलन ज़्यादा है, खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर। इस बिल के अंदर एमएसपी का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। तो किसानों को ये डर है कि आने वाले समय के अंदर एमएसपी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेंटर ने इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है और सेंटर ने ये कहा है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। पर किसान उसके ऊपर ये बात कह रहे हैं कि अगर एमएसपी नहीं जाएगा तो आप इसको बिल में लिख दीजिए कि एमएसपी विल स्टे देयर। और ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि मंडी अगर खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोग, ये मैं ट्विटर पर भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग किसानों की गाड़ियों की फोटो डाल रहे थे। किसान जो है वो इतना अमीर है, इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हर जो वर्ग है, हर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर तरह तरीके के लोग होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैक्सिमम 80% से ज़्यादा जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि छोटे किसानों के लिए ये जो बिल है वो काफ़ी फलदायी साबित होगा और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उनके अगेंस्ट जाए। किसान ये चाहता है कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, आप बिल में ये लिख दीजिए कि एमएसपी जो है वो रहेगा और किसान जो डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स है उनके हाथों का मोहरा बन के नहीं रह जाएगा। क्योंकि एमएसपी अगर सरकार खत्म कर देती है तो किसान को अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचने के लिए कहीं ना कहीं से प्राइवेट प्लेयर्स के
घर के आगे जाना पड़ेगा और फिर प्राइवेट प्लेयर्स उसे मुनाफा और सप्लाई के हिसाब से ही खेलेगा। ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरी, नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं एमएसपी की आपको वैल्यू बता देता हूँ कि देखिए हर वर्ग ये चाहता है कि उसकी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं से एक पूछ हो, उसकी आवाज़ को सुना जाए। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसी स्टेट्स के अंदर ये रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो हमेशा किसानों के वोट ये कह के भी अपनी तरफ मोड़ते हैं कि वो इस फसल का इतना एमएसपी कर देंगे। यहाँ पर मेजरली धान की खेती होती है, जैसे चावल कहते हैं, या गेहूं की खेती होती है, तो इनके एमएसपी जो है वो पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं से किसानों के पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसके थ्रू वो सरकार को अपनी आवाज सुना सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जब एमएसपी के द्वारा आपको खाली ये नहीं है, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान जो है वो बैंक के चक्कर आज भी नहीं काटना चाहता है। जो आड़ती एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं से उसके लिए एक इनफॉर्मल बैंक का काम करती है। बहुत सारा काम जो है वो उधार पर चलता है। बीज जो है, जो खाद है, उसे उधार पर मिलती है और जैसे ही उसकी उपज तैयार होती है उसके बाद वो आड़ती को उसका बकाया जो है वो चुका देता है। दूसरे बिल की बात करते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर एक क्लॉज इन्होंने डाला है, उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट हैं या आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आप ये कहते हैं कि मैं आपके मान लीजिए 100 एकड़ एक गांव की जमीन पड़ती है कि इस 100 एकड़ के ऊपर आप ये उपज उठाइए। इसका मैं फायदा बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप फसल लगाने जाते हैं उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आपके लिए उस उपज का एक जो प्राइस है वो तय कर दिया जाएगा। मान लीजिए 4 महीने के अंदर वो फसल तैयार होती है तो जो साइंड एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से 4 महीने बाद वो फसल खरीदी जाएगी। तो आज मान लीजिए मार्केट के अंदर रेट चल रहा था 1000 रुपए, और कहीं ना कहीं से किसान को जो इसके अंदर फायदा होगा वो ये होगा कि मान लीजिए 4 महीने बाद जब फसल तैयार हो गई तो मार्केट में उस उपज का रेट जो है वो 600 रुपए आ गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत वो जो उपज उससे ली जाएगी वो 1000 रुपए के हिसाब से ही ली जाएगी। ये इसका एक फायदा है। किसानों को दिक्कत कहाँ है? किसान ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारी पेमेंट नहीं करता है तो सरकार ने उसके लिए प्रावधान रखा है कि ब्यूरोक्रेसी उसको सॉल्व करेगी। उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। किसान ये कह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी के धक्के खाते रह जाएंगे, अलग अलग महकमों में घूमते रह जाएंगे, लेकिन अगर कोर्ट हम कहीं ना कहीं से बीच बचाव करेगी तो हमारे हित जो है वो सुरक्षित रहेंगे। इसका सबसे बड़ा केस आप ये देख सकते हैं कि हालिया गुजरात के अंदर पेप्सी ने पोटैटो फार्मर्स के ऊपर केस किया है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स जो आपकी उपज खरीदेंगे उनकी डिमांड्स भी अलग होंगी। किसान का ये कहना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना के लाएंगे तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उस कानूनी दाव पेच में अपने आप को सेफ महसूस कर सके या उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अच्छे से पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं से वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको और बेहतर बनाया जाए जिससे कि किसानों के हित जो है वो ज्यादा सुरक्षित हो। तीसरा एक्ट जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस बिल के पास होने से पहले भारत के अंदर कोई भी जो कारोबारी है जो किसी उपज को खरीदता था वो मेन ग्रेन को, फॉर एग्जांपल दालें जो है वो जीवन यापन के लिए जरूरी है, गेहूं जो है वो जीवन यापन के लिए जरूरी है, चावल जो है वो उसका एक तय सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता था। पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो अब आया है इसके अंदर वो लिमिट हटा दी गई है। इसके अंदर सरकार ये कहती है कि आप जितना चाहें इसका भंडारण कर सकते हैं और उस पर कोई रोक नहीं है। इसके अंदर किसान ये कहता है कि फिर उस केस के अंदर बड़े प्लेयर्स से मेरा मतलब है बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे रिलायंस या कोई और कंपनी कल को इस फील्ड में आना चाहती है या आती है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्रोड्यूस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो किसान कल को जो फिनिश्ड प्रोडक्ट लेना जाएगा, अपने ही फिनिश्ड प्रोडक्ट को जब वो खरीदने जाएगा तो उसे महंगे दामों में मिलेगा। इसके अंदर सरकार ने एक और प्रावधान दिया है कि इस चीज पर रोक सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में लग सकती है जो कि सरकार डिफाइन करेगी। तो ये बहुत ही वाजिब सा पॉइंट लगता है जब किसान ये पूछता है कि
आप इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगा रहे? कहीं न कहीं से आप भंडारण को जो है या ब्लैक मार्केटिंग को इसके थ्रू बढ़ावा मिलेगा। ये 3 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो इस पर बातचीत करना चाहता है और जहाँ तक आप इस बात को ये कहें, इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड और शांतिप्रिय प्रदर्शन अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ओके, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन जो जी, थोड़ा-सा नॉन टेक्निकल भी है बेसिकली, क्योंकि आधी चीज़ें जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में होती हैं, वो असम्पशन बेस्ड पे होती हैं, कि जी, चाची चाची की मूछें होती तो वो चाचा होता, ठीक है? जी, उसी हिसाब से अगर आप देखो, जैसा आपने बोला कि किसान कह रहे हैं एमएसपी को पेपर में डिक्लेयर करो, लेकिन जी। मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं पे ये भी नहीं लिखा है कि एमएसपी हटा दिया गया है। सरकार सिर्फ ये कह रही है बिल्कुल। कि वो है, हम उसको हटाएँगे नहीं, इट्स गोइंग टू बी देयर। तो इट्स अ कैच जी। 22 सिचुएशन राइट नाउ, कि जहाँ पे हुँ, सरकार कह रही है वो है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, और जी। फार्मर्स कह रहे हैं कि आपने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? और ये सेम सिनेरियो है मेरे ख्याल में, अगर इफ यू अलाउ मी टू कनेक्ट द थिंग्स यहाँ पे, जैसे एनआरसी का जब इंसिडेंट हुआ, सीएए एनआरसी का किसी ने ड्राफ्ट तक नहीं देखा और बातें होने लगी कि अरे एनआरसी में ये हो जाएगा, एनआरसी में वो हो जाएगा। अब इस बिल जी। के बारे में भी इज़न्ट इट assumption बेस्ड कि एमएसपी हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट रेगुलेटेड, और उसके बाद अगर ऐसी चीज सामने आए कि एमएसपी नहीं मिल रहा किसान को, फिर प्रोटेस्ट किए जाएं। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। 3 लिस्ट हम्म, होती हैं भारत के संविधान में, 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट है, जिसपे मेजरली जो है वो सेंटर ही कानून बना सकता है। दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट से जुड़े होने की वजह से पहले सरकार के पास जो राजनीतिक आपका जो जो भी स्टेट है उसके पास ये अधिकार होता था कि वो उससे रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती थी। इसीलिए एमएसपी, एपीएमसी जो है वो आपको हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा मिलेगा। बिहार के अंदर एमएसपी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म, पिछले कई सालों से बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर एमएसपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सरकार अगर इस मुद्दे पर देखती है तो हरियाणा, पंजाब कहीं न कहीं से एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बहुत बड़ी स्टेट है और बहुत सारी पीडीएस सिस्टम्स के लिए यहाँ से अनाज जाता है। अब आपकी बात पर अगर मैं आता हूँ कि ये जो है ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। अगर किसान स्पेकुलेट भी कर रहा है कि कल को मंडियाँ खत्म हो जाएँगी, कल को इसी इसी कानून को अगर आप थोड़ा-सा और पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि पहले जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें एपीएमसी के थ्रू रजिस्टर होके आना पड़ता था और एपीएमसी अलाउ करती थी कि ये ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब हम्म, वो रोक भी हट गई है। अब हम्म, आपको एज़ एन एंटिटी रजिस्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हम्म, एपीएमसी के थ्रू जो है वो स्टेट के लिए बहुत इनकम जनरेट होती थी क्योंकि वहाँ से किया गया कारोबार टैक्सेबल था। अब वो टैक्स खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं से पहली चीज़ ये है कि स्टेट की इनकम खत्म हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि किसान को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। किसान, आप ये कह तो सकते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके अपनी उपज को बेचिए। हम्म, पर जो आम किसान है वो इतना काबिल नहीं है कि वो अपनी प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह पर उस ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा उठा सके या उसको वो राइट, ले जा सके। उसके लिए राइट, पहला जो सबसे नज़दीकी किसान, अब देखिए किसान की आमदनी उस दिन मानी जाती है जिस दिन उसकी फसल कट के मंडी में बिक के पैसा उसके पास आ जाए। फसल कटी हुई है, इतनी भंडारण की क्षमता उसकी होती नहीं है और मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या बारिश ज़्यादा आ जाती है, स्टोरेज की फैसिलिटी उसके पास है नहीं और अगर वो उपज उसकी खराब हो जाती है, तो भी उसका नुकसान है। लेकिन अगर मंडियाँ रहती हैं, तो जैसे ही उसने मंडी के अंदर अपना सामान दे दिया है, पेमेंट चाहे हम्म, थोड़ा रुक के आए, हम्म, लेकिन उसके पास एक सिक्योरिटी रहती है, उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। हम्म, वापस आते हैं स्पेकुलेशन के ऊपर, देखिए सीएए, एनआरसी एक अलग मुद्दा था और ये जो है ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर आपके देश का किसान परेशान है, तो सरकार उन्हें समय क्यों नहीं दे रही है? अभी तक एक भी मंत्री इन किसानों से नहीं मिला है। कहीं न कहीं तो आप उन्हें भरोसा दिलाएँगे ना, अगर उनकी स्पेकुलेशन भी है, तो स्पेकुलेशन को दूर करने के लिए आप उन्हें समय तो दीजिए। आप उन्हें समय तब दे रहे हैं जब वो 50 दिन भूखे-प्यासे बैठकर अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करके दिल्ली की तरफ आएँगे। हम्म, कहीं न कहीं से आम जनता को तकलीफ हो रही थी। हम्म, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ वो रुके हैं, वहाँ की आम जनता उस तकलीफ को महसूस नहीं कर रही है, उल्टा वो उनके साथ जुड़ के उनके लिए हम्म, हर संभव कोशिश कर रही है कि ये भूखे ना मरे, इन्हें पानी की कमी ना हो। हम्म। तो कहीं न कहीं से वो लगाव आपको दिखाई देगा।
बट isn't this also one sided story that you're saying कि जनता उनसे जुड़ रही है, उनको पानी दे रही है, खाना दे रही है? कई इंसिडेंट यहाँ पे ये भी है कि रकस भी हुए हैं, तोड़फोड़ भी हुई है, ये भी रियलिटी है। कहाँ पर, आप मुझे बताइए कहाँ पर हुए हैं बस। मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ वो बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो किसानों ने या जो भी थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग जी आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अपनी जी जिंदगी में, और ये कुछ ज्ञानी लोगों ने बोला भी है और अच्छी बात भी है कि कोई भी किसान कभी भी अपने ट्रैक्टर को जलाता नहीं है। तो वो इंसिडेंट्स जो होते हैं वो तो खैर मैं उन पे जाना भी नहीं चाहता, बट जो जी इंसिडेंट्स देखे जैसे किसी फ्लाईओवर पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां से लोग उन बैरिकेड्स को उठा के नीचे फेंक रहे हैं, विच इज अ क्लियर साइन ऑफ जी वायलेंस फॉर मी। चाहे किसी को पीटा नहीं हो, कुछ नहीं किया हो, बट टू डैमेज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड टू एंटर फोर्सफुली टू अ प्लेस वेयर यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू। ठीक है, इवेंचुअली उनको दी गई जगह कि ठीक है आपको एक डेडिकेटेड प्रोटेस्ट के लिए जगह दी गई है। तो अगर हम इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी देखें, और लेट्स फेस इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदुस्तान में हमेशा से हिस्ट्री रही है बायस्ड जर्नलिज्म की और बायस्ड होके चीजों को दिखाने की, और ये दोनों पक्ष जी से होता है। नॉन वायलेंट चीजों को कोई लोग दिखाएंगे, वायलेंट चीजों को कोई लिखता है, अलग अलग नैरेटिव चलते रहते हैं। तो आर यू टेलिंग मी सीरियसली कि ये कंप्लीटली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है? जी, मैं आपको ये सीरियसली बोल रहा हूँ, कंप्लीटली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, क्योंकि जहाँ वीडियो आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने बैरिकेड्स को हटाया है, वहाँ पर वो भी वीडियोज़ हैं जहाँ पे उन्होंने वो बैरिकेड्स इसलिए हटाए हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सके। क्या सरकार को बैरिकेड लगाते हुए ये नहीं मालूम था कि बहुत सारी मेडिकल सिचुएशन भी ऐसी आ सकती है जहाँ पर रास्ते की पर सर जरूरत ये पड़ेगी? सिचुएशन तो शाहीन बाग में भी थी ना, तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ फिर ये? उस टाइम शाहीन बाग का मुद्दा अलग है। शाहीन नहीं, बाग का मुद्दा इसलिए अलग है जब हम कि प्रोटेस्ट की नहीं, मेरी बात बात करते हैं, सुनिए आप। जब हम राइट शाहीन किसी सिटीजन के राइट्स की बात करते हैं और जी सिटीजन के कंफर्ट की, या एक तरीके से पीसफुल या लिमिटेड वायलेंस और एक्स वाई तरीके से प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ फार्मर्स को नहीं देखता, मैं देखता हूँ ओवरऑल सिटीजन्स को। ठीक है, कि कहाँ पे किस सिटीजन को दिक्कत हुई, नहीं हुई। यहाँ पे आप मुझे कह रहे हो कि एम्बुलेंस के लिए वहां से बैरिकेड उठा के फेंक दिए गए, तो ऐसी मानसिकता अगर हमारी है कि हम बैरिकेड्स को उठा सकते हैं, तो उस टाइम जो ये किसान थे जो कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे रहते हैं, क्यों नहीं आए ये शाहीन बाग में हेल्प करने के लिए? आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर नो, थिंग, बट आई वांट टू इट इज अंडरस्टैंड द नॉट, मेंटालिटी यहाँ पे। इट इज नॉट लिटिल ऑफ टॉपिक, इट इज कंप्लीटली ऑफ टॉपिक। आई नो, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द ठीक है, मेंटालिटी यहाँ पे। मैं देखिए दिस इज व्हाट मीडिया इज डूइंग। आई डू नॉट नो व्हाई डू यू वांट टू इंक्लूड CA NRC into this. This has a different history altogether. This has a different battleground altogether. आप कैसे इन दो चीजों को किन किन चार्जेस पे आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे सर, हैं? ऐसे मैं तो अगर आप आपको वही बात बोल रहा करेंगे हूँ, मैं तो टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द आप एक बात मेंटालिटी। बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, आप CA NRC के पक्ष में थे या विपक्ष में थे? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर उस पे, मेरा कोई नहीं, अगर आपका कोई, चलिए आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट आप ऐसे, मैंने भी बहुत सारी पोस्ट देखी है जहाँ पे ये कहा गया है कि कहाँ है वो सरदार जी जिन्होंने अपना फ्लैट बेच के शाहीन बाग के लोगों को खाना खिलाया। ठीक है, तो वो जो था वो उसने अपनी समझ में उस इंसान ने मानवता का कार्य किया था। ठीक है, यहाँ पे बात जो हो रही है वो इंडिविजुअल की नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है पूरी कम्युनिटी की हो रही है। ठीक है, और अगर वो कम्युनिटी इतना सब होने के बाद भी एक शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात सामने रखना चाहती है या बताना चाहती है, तो उसके अंदर हर्ज क्या है? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप मुझे बताइए, होम मिनिस्टर जी जो हैं वो अभी साउथ में गए हुए हैं वहां के म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए। अगर दिल्ली को इतना ही खतरा है, दिल्ली में रुकिए ना, दिल्ली में बात कीजिए ना, दिल्ली में क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? और रही बात ये कि किसी को परेशानी हो रही है, तो अभी तक मैंने ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखा है सिवाय ट्विटर पर ये ट्रेंड होने के कि ये लोग जो है ये ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। कहीं से कोई एक इंसिडेंट तो ऐसा आता जहां पे एक इंसान खड़ा होकर ये कहता कि हमारे साथ बुरा हुआ है इसकी वजह से। 3 दिन हो गए हैं, ये लोग अभी भी सिर्फ बॉर्डर पर टिके हुए हैं। पुलिस के साथ झड़प जो है वो एक, आप ये कह सकते हैं कि एक रस्साकशी थी जिसके अंदर पुलिस उन्हें आने नहीं देना चाहती थी और ये लोग आने पर उतारू थे। ऐसे तो वाटर कैनन्स का इतनी ठंड में इनके ऊपर भी इस्तेमाल हुआ था, ये चाहते तो रिस्टोर कर सकते थे। एक और वीडियो है जिसके अंदर किसानों ने बकायदा एक इंसान को जिसने पत्थरबाजी की थी पुलिस वालों के ऊपर, उसके अंदर किसानों ने उसी को जाके खाने में दिया है। क्या आप इसे अरेस्ट कीजिए? हम लोग नहीं कर रहे हैं पत्थरबाजी, ये इंसान पत्थरबाजी कर रहा था, उसका वीडियो भी है।
तो अगर आप वीडियोस के ऊपर ही बात करना चाहते हैं तो आपको हर तरीके के वीडियो मिलेंगे। वीडियो जो है वो आधी बार सच्चाई बताता है, आधी बार सच्चाई नहीं बताता है। मोटी-मोटी 3 बातें। एमएसपी के ऊपर आप आके डिस्कशन कीजिए। राइट, राइट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइट, बनाइए, राइट, ठीक है? और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आप खुद एक बार इसको एज़ अ लेमैन मैं कहूँगा या एक आम इंसान की तरह आप सोचिए कि किसी को अगर आप ये लाइसेंस दे देंगे कि आप किसी भी चीज़ का जितनी मर्ज़ी देर तक भंडारण कीजिए, कितनी भी मात्रा में कीजिए, आपके ऊपर कोई उँगली नहीं उठेगी। तो काला बाज़ारी को ही तो बढ़ावा देना है। राइट। ओके, लेट्स गेट बैक टू द एमएसपी वाला पार्ट। उसमें मैं रोल आप थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूँ, जो नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फार्मर्स बिल, बट जो एवोल्यूशन फार्मिंग का हुआ है हिंदुस्तान में पिछले 20-25 सालों में। तो इफ यू जी। हैव टू सी जो एवोल्यूशन हुआ है अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, ऑब्वियसली इवन आई नो कि फार्मर्स की सिचुएशन काफी खराब है इस टाइम पे, बट अगर आप एनालाइज करो पिछले 20 साल में, सो वेयर एग्जैक्टली डू वी स्टैंड, एंड हाउ हाउ रॉन्ग इज दिस बिल, एंड व्हाट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड इन दिस टू मेक श्योर कि फार्मर्स को एक ट्रस्ट आए गवर्नमेंट पे कि ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार है और एक सही दिशा में एटलीस्ट कदम उठाने के लिए तैयार है। देखिए, मैं इस बात को दूसरे पहलू से रखता हूँ, दूसरे तरीके से रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आप भी इससे वाकिफ़ होंगे कि फार्मर्स की जो हालत है ना वो आज़ादी से पहले से ही बुरी है। आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो जब भी इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि हम फार्मर्स को या किसान को के जीवन को बेहतर बनाएँगे, उन्हें बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे। हम्म, लेकिन आप अगर ये देखो तो पिछले 70 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम्म, अगर किसान आज़ादी के बाद से ही हर एक सरकार उसके लिए ही काम कर रही थी, हम्म, तो आज की डेट में तो किसान को कोई दुःख होना ही नहीं चाहिए था ना। तो ये खाली इस सरकार की कमी नहीं, पिछली सरकारों की भी कमी थी। हम्म, इन एक्ट्स की ज़रूरत है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन एक्ट्स की ज़रूरत है। मंडियों के अंदर करप्शन बढ़ा हुआ है। जैसे आप अगर उसे बेहतर रेगुलेट कर देंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। हम्म, आपको अगर चेंजेस लाने हैं, तो आप उसकी बेहतरी के लिए चेंजेस लाइए। ऑल टुगेदर सारी चीज़ें खत्म मत कर दीजिए। हम्म, आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बात कही है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोला कि स्पेकुलेशन, उनका भी यही कहना था कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो गया है, ये सारी चीज़ें जो है देखिए भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है। हम्म, और अगर भविष्य किसी ने नहीं देखा है, समाज का एक इतना बड़ा तबका अगर एक मुद्दे से जुड़ के कोई बात करना चाहता है, तो उस बात को करने में दिक्कत कहाँ है? आप बात तो कीजिए, आप डायलॉग तो ओपन कीजिए। अब हम्म, कहीं न कहीं से हर किसी की नज़रें, मेरी खुद की नज़रें 4 तारीख की मीटिंग के ऊपर है कि जब मीटिंग होगी, जब कृषि मंत्री बैठेंगे, तो क्या वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा? कहीं न कहीं से देखिए बातचीत करके हल तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है? एक एक डेड स्टैंड ले लेना या लोगों की बातों को आप एड्रेस कीजिए। अगर उनके मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास लॉ मेकर्स की पूरी टीम है। आपको अगर कहीं पे लगता है कि किसान को इस मामले में गलतफ़हमी है, तो उस गलतफ़हमी को दूर कीजिए। तो अगर सरकार कल को ये कह देती है कि ठीक है हम लिख के देते हैं एमएसपी रहेगा, फिर क्या? इज किसानों दैट ने साफ कहा है, हाँ, किसानों ने साफ कहा है कि ये हमारी डिमांड्स हैं, आप इन डिमांड्स के ऊपर डिस्कस कीजिए। अगर ये आपको पूरी होती हुई दिखती हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बेहतरी कौन नहीं चाहता है? बेहतर भविष्य कौन नहीं चाहता है? अगर आप बात करते हैं, कहीं न कहीं से एक डर जो है किसानों को, वो है कि कृषि का भी निजीकरण हो जाएगा। जब बड़े प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएँगे, तो वो ये भी कहेंगे कि बीज जो है वो हमसे खरीदा जाए, इस क्वालिटी का खरीदा जाए। किसान की उतनी हैसियत है या नहीं है, वो नहीं डिसाइड कर सकता। किसान को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर एग्रीकल्चर भी प्राइवेटाइज़ हो जाता है, तो ये मार्केट फिर से डिमांड एंड प्रॉफिट के डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स पे काम करेगी। आपको बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाएँगे, बहुत जब अब जैसे महामारी का ये समय था, अगर इस समय पे बहुत सारे किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हुई क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये वो बड़े किसान थे, लेकिन जो छोटे किसान थे, उनके लिए कम से कम मंडी की सुविधाएँ उपलब्ध थी। वो अपना जीवन गुज़र-बसर कर पा रहे थे। जो बड़े लेवल पर खेती करता है, जो सब्ज़ी उगाता है, उसकी वो सब्ज़ी की जो खपत है, वो उसके आस-पास के एरिया में नहीं है।
अगर मध्य प्रदेश में सब्जी उगाई जाती है तो हो सकता है वो हैदराबाद तक जा रही हो और वो दिल्ली तक आ रही हो। कहीं ना कहीं से किसान ने उस बात को समझा, वो जानता था कि ये जो है, ये काल जो है महामारी का काल है, इसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसने अपने खेत नहीं छोड़े, उसने अपनी उपज उगाड़ी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि यही मेरी गुजर बसर का साधन है, रोजी रोटी मेरी इसी से जुड़ी हुई है। और जब रोजी रोटी पे सवाल आता है तो हर कोई जो है अपने हित को सुरक्षित करना चाहता है। बिल्कुल। पहले भी मैंने एक वीडियो किया था महीना भर पहले, उसके अंदर भी मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं से दोनों पक्षों को साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज होगी कि धीरे धीरे बैठे बैठे आग सुलग रही थी और वो बढ़ गई है, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। बहुत सारे वीडियोस आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पर किसानों ने मीडिया को वापस भेज दिया है कि हम मीडिया से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले 50 दिन तो आप हमारी सुध लेने के लिए आए नहीं। ओके, वन थिंग दैट आई वांट योर टेक ऑन, जो ठीक है प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो आपने बोला, बट ये जो मंडी में बेचने का या फार्मर्स को जो फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप दूसरे स्टेट्स में जाके ही बेच सकते हो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर और फार्मर्स के बेनिफिट के ऊपर, इफ एट ऑल इट्स बेनिफिशियल फॉर देम? देखिए, अगर आप ये बात करते हैं कि आप दूसरी स्टेट्स में जाके बेच सकते हो, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि ये संभव होगा सिर्फ बड़े किसानों के लिए, और वो ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। छोटे किसान के लिए अगर एमएसपी, मैं एक और डेटा आपको बता देता हूं कि सारी फसल जो है ना वो एमएसपी पे बिकती नहीं है। लगभग 6% लोग ही हैं जो अपनी एमएसपी पे फसल को बेचते हैं। ओके। लेकिन एमएसपी जो करती है वो एक मापदंड तैयार कर देती है। एमएसपी जो है वो एक मार्केट के अंदर वैल्यू दे देती है, इससे किसान की जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी रेट जो है वो 1800 रुपए है, और बाहर का जो कारोबारी है उसको अगर किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो किसान ये कहेगा कि मैं सरकार को बेच देता हूँ, अगर आप मुझे 2000 रुपए दोगे तो मैं आपको बेचूंगा। तो कहीं ना कहीं से किसान के पास एक बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। राइट। और दूसरी चीज ये कि अक्सर लोग जो देखते हैं वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं। आप सक्सेस स्टोरीज ये देख लेंगे कि यहाँ का किसान इतना बड़ा है, साउथ के अंदर लोग किसानों ने फूलों की खेती करके या ऑर्गेनिक खेती करके अपने आप को इतना अमीर बना लिया है या इतनी इनकम जनरेट कर रही है। आप ये देखिए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोज पीपल। कितने ही ऐसे किसान हैं जो उस लेवल के हैं ही नहीं, जो साधन संपन्न नहीं है। मैक्सिमम जो किसान के पास यंत्र है, जो उसके पास मशीनरी है, वो अक्सर क्रेडिट पर ली जाती है। इसीलिए फार्मर सुसाइड, जहां पर किसान को मशीनरी लेने के लिए जिन जिन स्टेट्स के अंदर क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड की गई थी, वहां पर दिस वाज अनदर स्टडी, वहां पर फार्मर सुसाइड ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं से उस लोन को नहीं उतार पा रहा था। और उसके अलावा ये तो देखिए कानूनी दांवपेच है, उसके अलावा किसान कहीं ना कहीं से प्राकृतिक आपदा से भी जूझता है। अगर मान लीजिए पानी ज्यादा बरस जाता है या पानी बरसता ही नहीं है या मौसम ठंडा गर्म ज्यादा हो जाता है, तो उसकी फसल खड़ी है, उसका वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि मेरी फसल ठीक ठाक पार लग जाए। एग्जैक्टली। Okay, before I move on to my next question, I just want to address a couple of things जो chat में लोग बोल रहे हैं. जी जी जी। But it's a little rude that I'm going to say to them. That's okay. But anyways, कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि किसी की फोटो देखी है, किसी की दादी को देखा है, किसी की मामी को देखा है, किसी को नानी को देखा है, गाइस यहाँ पे फोटोशॉप स्किल्स की या क्या वीडियो आधा काट के चलाया गया या पूरा काट के चलाया गया उसके बारे में बात नहीं हो रही। माय गोल यहाँ पे इज टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि फार्मर्स बिल है क्या, बेनिफिट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। नाउ I might agree with the guest, you might agree with the guest, you might not agree with the guest, but then again as I said, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग ये कह रहे हैं कि किसी असली किसान को लेके आओ, तो भाई पहली बात तो ये तुम हो कौन बोलने वाले किसी असली किसान को लेके आओ? अगर तुम्हें पता है तो तुम उठा के ले आओ वीडियो में, मैं उनको एज अ गेस्ट अंदर घुसा लूंगा एंड आई एम गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन आल्सो, एंड ट्रस्ट मी he is going to say exactly the same thing what this guest is saying। तो उस टाइम पे बेइज्जती तुम्हारी होनी है, ठीक है? तो नहीं, ऐसे मैं इस बात ऐसी का चीजें जवाब मत देना लिखो। चाहूंगा संदीप, मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहूंगा। बहुत सारे असली किसानों से मैं मिला हूं, मैंने उनसे बात की है, ठीक है। पहली बात तो ये कि किसान जो है वो मीडिया से रुष्ट है।
उसे लगता है कि मीडिया ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सच में किसी असली किसान से बात करना चाहते हैं, आप जाइए इन प्रोटेस्टिंग साइट्स के ऊपर, आपको 1% भी डर नहीं लगेगा। आप इनसे बात कीजिए, आपको करनी है असली किसान से बात करनी है। कल मैं अपने चैनल्स पे 10 को लेके आता हूँ जो असली किसान होंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। किसान का दर्द जो है, आप इस बात को समझिए कि जब ट्विटर पर कुछ टर्म्स उनके अगेंस्ट ट्रेंड होने लग गई, तो मैंने ये नोटिस किया कि किसान भी ट्विटर पर आ गया अपनी बात को रखने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक रैपिड लीक्स के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसके अंदर पंजाबी सिंगर हैं ग्रेवाल, कंवर ग्रेवाल, उन्होंने ये कहा है कि मतलब मैं सोच रहा था कि विडंबना देखिए आप कि इंसान अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरीके तक उतारू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें 3 हैशटैग्स को ट्रेंड करवाना है। अभी हैशटैग्स का ट्रेंड कहाँ से चल रहा है? अगर आप, ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ हैं। अगर आप असली किसान से बात करते हैं तो वो छूटते ही ये कहता है कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है। अगर अपने हकों की लड़ाई लड़नी है तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। राइट। और मेरे ख्याल में ये तो आप वाजिब सवाल पूछिए। ये जो आपको कमेंट कर रहे हैं, इनके पास वाजिब सवाल क्या है? वाजिब सवाल तो पूछिए, आपको पता चलेगा। किसान की हालत में खाली जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो पहले ही कह के हटा हूँ कि आजाद हुए इतना समय हो गया हमें, फिर भी किसान की, जब मैं बच्चा था तब स्कूल के अंदर ये पढ़ते थे कि कृषि प्रधान देश है और किसानों की हालत जो बुरी है। आज मैं इस लायक हूं कि मैं इस मुद्दे पर बात कर सकता हूं, लेकिन सिचुएशन तो एज इट इज है। बदलाव कहाँ है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को चेंजेस लाने की तो जरूरत थी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से दोनों पक्षों में सलाह मशवरा बनता है, एक कॉमन ग्राउंड तैयार होता है जहां पे दोनों के हितों की सुरक्षा हो, वो रास्ता इन्हें इख्तियार करना ही होगा। राइट। एक क्वेश्चन आया है बबरू बहन जी का, which I want to take on the screen. Please convey my message to him that what is your take on the standing committee on APMC Act? देखिए, एपीएमसी एक्ट के अंदर मैं वही कह रहा था, 65 से ये एक्ट बना हुआ है, ठीक है, और ये पूरे भारत के अंदर लागू नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट ने अपने हिसाब से इनको एक्ट किया था और अपने हिसाब से इसे ऑपरेट करनी थी। तो स्टैंडिंग कमेटी जो एपीएमसी की है, उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही ये बिल बनाए गए। अंत में किसान जो चाहता है, मेरा टेक ये है कि आपको एपीएमसी के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एपीएमसी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। किसान वहां पर भी जो है परेशान होता था, और उससे रिलेटेड भी किसानों ने कई बार अपने प्रदर्शन किए हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो यूपी के अंदर गन्ना काफी उगाया जाता है। अभी का किसान यूपी के अंदर इस बात पे रो रहा है कि उन्हें गन्ने का अभी तक दाम नहीं मिला है उन्हें। तो उसके अंदर बदलाव लाने की जरूरत थी। वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो बिल लाए गए थे, दे वर नीड ऑफ द आवर, बट जो इनसे इम्पैक्ट हो रहा है, आप उनकी राय को लीजिए। और इतनी क्या हाय तौबा मची थी कि आपको ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इन बिल्स को लाना पड़ा। मैं सरकार की जो मंशा है उस पर शक नहीं जाहिर कर रहा हूं। अगर कहीं पे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर ये कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो जनता ने विश्वास दिखाया उस बात के ऊपर। एजुकेशन तो सितंबर में शुरू हुआ ना, अनलॉक की प्रक्रिया तो जुलाई से शुरू हो गई थी, ये किसान तब भी कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन और है जो अब दूत पूछना चाह रहे हैं। I'm going to bring his question up on the screen. Please ask guest that bill is not applicable to the Punjab, then why the farmers from Punjab come to the protest? Please sir, please sir, please sir, please sir, please sir, please sir. जी 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 जी। अब I don't know please sir इतनी वाली क्यों लिखा उन्होंने, but yeah. अब अवध जी, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। पंजाब सरकार ने ये एक्ट पास होने के बाद, और जब उन्होंने देखा कि उनके किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी विधानसभा में भी एक अलग से बिल पास किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सेंटर के जो ये तीनों बिल हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर इस बात को गहराई से समझने के लिए आपको तीनों लिस्ट के बारे में
थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जब स्टेट कोई प्रावधान लाती है या स्टेट कोई बिल पास करती है या कोई एक्ट बनाती है, अगर यूनियन यानी सेंटर लिस्ट जो है, अगर सेंटर की सरकार ये चाहती है कि उस बिल के ऊपर हमारे बिल को तवज्जो दी जाए, तो भारत के संविधान में ये प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं से पंजाब को ये डर है कि कल को कॉन्स्टिट्यूशनली जो सेंटर का बिल है, दैट विल हैव हायर वैल्यू एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। और सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल के अंदर, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव है, वहां पर बीजेपी आ जाती है या कोई और दल आ जाता है और वो सेंटर के बिल को ऑब्वियसली वैल्यू मिलेगी और सेंटर का बिल जो है वो प्रोसीड कर जाएगा एज कम्पेयर टू द स्टेट में। तो इस बिल को पैंडेमिक के टाइम पे क्यों लाया गया? वाज इट अ हश हश अटेम्प्ट कि इस टाइम पे ले आओ, सब अपने घरों में बैठे हैं, मौका नहीं मिलेगा लोगों को? यही सवाल तो मेरा था, यही सवाल तो मेरा था कि ऐसा क्या हो गया था कि इतनी बड़ी महामारी से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन आपको ये 3 बिल लाने थे। देखिए, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप के अंदर नहीं आना चाहता हूँ जहां पे मैं किसी प्राइवेट प्लेयर का नाम लूं या बाकी चीजें बोलूं। एक समझदार इंसान की तरह बात करते हैं, सरकार इस चीज को क्लैरिफाई करे कि ऐसी क्या आपदा आन पड़ी थी कि इन बिल्स को लॉन्च किया गया। और आप इस बिल के अंदर तीसरे बिल की अगर हम बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की, तो ऐसा क्या हो गया था जहां पे लोगों को फ्री में राशन वितरित किया जा रहा था। बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं कोरोना काल के दौरान लोगों के रोजगार छीन रहे थे, उनके पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बहुत सारे लोग आगे आए। लेकिन अगर आप भंडारण की इजाजत दे देते हैं, देखिए प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, वो है प्रॉफिट। ना तो देश खाली सोशलिज्म पे चलता है, ना ही देश खाली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चलता है। आपको कहीं ना कहीं से एक फाइन बैलेंस बना के चलता है। अब अभी की हालिया जानकारी मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बीएसएनएल जो है वो सरकारी कंपनी थी। तो ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज थे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर आपको बीएसएनएल का कनेक्शन, लैंडलाइन कनेक्शन या मोबाइल कनेक्शन जरूर मिल जाता था, लेकिन हो सकता है वहां पर एयरटेल और वोडाफोन का ना हो, क्योंकि जो सरकारी एजेंसीज होती हैं, जो सरकारी कंपनीज होती हैं, वो हमेशा देश के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करती है, जबकि जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो हमेशा मुनाफे के लिए काम करता है। अगर उसके पास उतना यूजर बेस वहां पे है ही नहीं, या गांव की पॉपुलेशन, आसपास के गांव की पॉपुलेशन 60 है, 70 है, तो वो वहां पर टावर पर पैसा क्यों खर्च करेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को आप बिल्कुल ही पिक्चर से निकाल दीजिए। ओके, वंडर वुमन पूछ रही है। सवाल प्लीज, वंडर वुमन। हाय, वंडर वुमन कह रही है, आप कह रहे हो होलसेलर रिटेलर प्राइवेटाइजेशन नहीं है। देखिए, होलसेलर और रिटेलर जो है वो प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपके पास एक ऑप्शन है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि आप खरीदने को तो 1000 क्विंटल खरीद लीजिए, लेकिन आपको उसे मार्केट में देना होगा। आप उसे स्टोर करके मार्केट में प्राइस बढ़ने तक का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जैसे ही वो लागू हो जाएगा तो इन लोगों के पास ये एक पावर होगी कि ये उसको स्टोर कर सके, और मार्केट में जब स्कार्सिटी जनरेट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि वो उसको मनमाने दामों पर बेचेंगे। ब्लैक मार्केटिंग क्या है? ब्लैक मार्केटिंग यही तो है कि आपने एक चीज प्रोड्यूस करके रख ली है और सरकार इसके अंदर बेहतर काम कर रही थी, सरकार ये कह रही थी, एंड आई फाइंड दैट जेन्युइन एज वेल, कि आप भंडारण पर रोक लगा रहे हैं। इसी कानून के अंदर एक बात हो सकती है, किसी आपके व्यूअर का कमेंट ये आ भी जाए कि सरकार ने ये कहा है कि किसान भी अब भंडारण कर सकता है। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि पहले भी किसान के ऊपर रोक नहीं थी, वो अपनी सारी उपज का भंडारण कर सकता था। दूसरी चीज ये है कि किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो भंडारण क्षमता अपनी बढ़ा सके या वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके कि वो प्रोड्यूस को स्टोर कर सके अच्छे तरीके से। राइट, ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट हैज कम, जो मेरा भी एक क्वेश्चन होने वाला था बीच में।
from UG कि will this bill eliminate the middleman who earn a hefty commission while selling it to the wholesalers to the retailers? तो बेसिकली जो सरकार कह रही है या एटलीस्ट जो दावा है कि मिडलमैन को हटा दिया जाएगा और किसानों को जी, काफी फायदा होगा, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये फायदा नुकसान ये क्या? ये सच्चाई है और ये एक अच्छा कदम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन कानूनों की ज़रूरत है। मिडलमैन जो है कहीं न कहीं से टर्म उनके साथ जुड़ जाती है, वो मुनाफ़ाखोर। हम्म, मिडलमैन आपसे आपकी प्रोड्यूस लेगा, वो उसको अपने पास रखेगा और फिर अपने हिसाब से बाज़ार के अंदर उसे बेचेगा। तो मिडलमैन का जो काम है वो एक रॉ प्रोड्यूस को लेता है, या तो उसे थोड़ा-सा फिनिश करता है, वैल्यू ऐड उसके अंदर करता है, फिर उसे बेचता है, या उसे एज़ इट इज़ अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू उसे वो बेचता है। हम्म, तो कहीं न कहीं से हाँ, मिडलमैन के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कानूनों की तो ज़रूरत थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानूनों का प्रारूप जो है, वो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हम्म। तो एक एक लेमेन्स क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि जी। अगर सब कुछ सही था इस बिल में, मोर और लेस काफी चीजें अच्छी हैं इस बिल में, और एक चीज है एमएसपी की जो बात कर रहे हैं हम, जो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, पेंडेमिक के टाइम पे लॉन्च हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे, बट मेरे ख्याल में ये दोनों पक्षों की गलती है मे बी, और मे बी मोर और लेस लोग सरकार को ऑब्वियसली ज्यादा गाली देंगे इस चीज के लिए कि अगर एमएसपी इज द बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, तो बेटर ये नहीं होता कि मे बी अगेन मैं रेफरेंस शाहीन बाग का दे देता हूँ, बट जैसे शाहीन बाग में कोई ऐसा लीडर नहीं था कोई कि आके हमसे बात जी। करो करके। यहाँ पे एक संगठित ग्रुप बनाया जा सकता था 5-10 बुजुर्ग लोगों का या एक्सपीरियंस लोगों का, जो जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश करते, या उन्होंने कोशिश की जो मुझे पता नहीं, अगर आप उसके बारे में बता सके। नहीं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 14 अक्टूबर को ये लोग मिले भी थे, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन इनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला था सरकार की। किसी आप नुमाइंदा किसी को बना देते हैं। देखिए, अगर मुझसे कल को ये कहा जाए कि आप हमारी तरफ से जाके मिलिए, तो मैं नहीं समझता कि मैं उस काबिल हूँ। हम्म, कृषि मंत्री अगर एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इसके ऊपर काम करें, वो इस राइट, चीज पर ध्यान दें। ठीक राइट, है, उन्हें मिलना चाहिए था। उन्हें कहीं ना कहीं से इस मुद्दे को शुरुआती दौर में ही एड्रेस कर देते तो शायद चीजें ज्यादा स्मूथ होती। हम्म, शाहीन बाग के अंदर कोई लीडर नहीं था। देखिए, कंट्रोवर्सीज ना हर जगह है। शाहीन बाग के लीडर जो है, उन्होंने जाके बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, खबर ये भी आई थी। लेकिन मुद्दा बिल्कुल, ये नहीं था। मुद्दा बिल्कुल, ये था कि क्या लोगों के कंसर्न आंसर हो रहे हैं। किसी भी एक अच्छी गवर्नमेंट के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। लोगों को, या अगर सरकार ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को अच्छे से डेवलप नहीं करेगी, तो सरकार में से जनता का विश्वास धीरे-धीरे उठ जाएगा। एमएसपी से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। कहीं ना कहीं से ये फसलों के बेसिस पर भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम्म, मुझे नहीं लगता कि उस मुद्दे को यहाँ उठाने की जरूरत है। हम्म, उसके लिए काफी चीजों की समझ चाहिए होगी शायद। हम्म। सही प्लेटफॉर्म है या नहीं, मैं ये नहीं जानता। नहीं नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़ी बेबाक तरीके से बात करते हैं और हर तरीके से बात होती है। एक चीज अगेन आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस समथिंग यहाँ पे, किसी ने अगेन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग यहाँ पे, कि किसी ने लिखा कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया, फिर भी पंजाब में कांग्रेस को वोट करते हैं, या फिर यहाँ पे सिखों ने ये कह दिया कि हमने इंदिरा को ठोक दिया तो मोदी क्या चीज है। भाई लोग, हर जगह कोई ना कोई हर जगह कोई ना कोई प्लांटेड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने बोला है वो प्लांटेड है, बट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो यार। जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, जब इस तरीके की इमोशंस बॉइलिंग पॉइंट पर होते हैं, तो हर पॉलिटिकल एंगल उसको खेलने की कोशिश करता है। और जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों सपोर्ट कर रही है, तो भैया वो तो ऑपोजिशन है, उनका काम है सपोर्ट करना। जो गवर्नमेंट को गाली देगा वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा देखिए, अ, मेरा मेरा ये मानना है संदीप, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं से ऑपोजिशन जो है, वो भारत में आज के जो हालात हैं उसके अंदर बहुत कमजोर है। हम्म, ऑपोजिशन भी, जब ये लोग दिल्ली पर डेरा डाल के बैठ गए हैं, तब ऑपोजिशन इनके साथ आकर खड़ी हुई है। उससे पहले क्या ऑपोजिशन के अंदर इतने एमएलए और एमपी नहीं थे कि ये इस हालात को आने ही ना देते। हम्म, संसद भवन के बाहर क्या एमएलए एमपी बैठ के अपनी बात वहां पर रख नहीं सकते थे? हम्म, क्या ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे? अगर आपको किसानों की इतनी ही चिंता थी ऑपोजिशन पार्टीज को, तो पहले क्यों नहीं आए ये लोग? और आप ये देखेंगे कि इन लोगों के, इस प्रोटेस्ट के नेता भी यही कह रहे हैं कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट मत करो, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। हम्म,
जब हमें समर्थन की जरूरत थी तब आप लोग नहीं आए। मैं आपको कुछ आंकड़े और शेयर करता हूँ। लगभग 50 दिन के करीब पंजाब के अंदर रेल रोकी गई थी। उसकी वजह से पंजाब ने जो अपना एस्टिमेटेड लॉस बताया था दैट वाज 30,000 करोड़। ओके। क्योंकि वहां पर रेल की आवाजाही की वजह से, बंद होने की वजह से वहां पर जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही थी। और लुधियाना और जालंधर दो ऐसी जिले थे वहां पर जो जहां पे कारोबारी बहुत है, उनका बहुत नुकसान हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह तब भी इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इसे बंद कर दीजिए। 1700 करोड़ का रेलवे ने अपना नुकसान बताया था, हालांकि रेलवे ऑलरेडी ही नुकसान में चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नुकसान बताया था। कहीं ना कहीं से सीमा पर जो जरूरी सामान था वो नहीं पहुंच पा रहा था सुरक्षा बलों के पास। तो वो चीजें जब इनके सामने लाई गई तो इन लोगों ने रेलों के रास्ते खोल दिए। तो ऐसा नहीं है कि भी कोई सरकार या कोई जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो इस चीज को भड़का रहा है। मेरा ये मानना है, जैसे आप अपनी एक राय रखते हैं और कहीं ना कहीं से आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि उन लोगों की पैठ कितनी है, उन लोगों की पहुंच कितनी है। ऐसे बयान मैंने भी सुने हैं। इस जो जा चुका है उसका कोई कहीं से जो चीज हो चुकी है उसका कोई इलाज नहीं है। इंदिरा जी के साथ जो हुआ, सिखों ने किया या किसने किया, उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सारी चीजें हैं मेन मुद्दे से भटकाने की। एग्जैक्टली। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि आपके पास 3 बिल हैं, इन 3 बिलों के ऊपर डिस्कशन कीजिए और उसका एक रास्ता निकालिए। मेन मुद्दा ये है। ये बाकी सारी चीजें तो दीज आर प्रोपेगेंडास। आप उठा सकते हैं, आप कहीं से भी उठा के चीजें बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन वंडर वुमन ने पूछा है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट प्राइस, दे आर इनटू फार्मिंग बिजनेसेस, व्हिच आई एग्री टू एन एक्सटेंट, दे आर अर्निंग मोर देन फार्मर्स एंड अल्टीमेटली फार्मर्स सफर इन दिस। मेरा एक क्वेश्चन और है इसके साथ जोड़ के, जी जी जी। कि एक और जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं किसी एक कंट्री को रन करने का, या एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे गवर्नमेंट का एंड फार्मर्स का, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हिंदुस्तान में, कि अगर, और अच्छी बात है जिन लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि पंजाब में तो लागू ही नहीं तो वहां के लोग क्यों उठ रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है ना कि पंजाब के किसान पूरे देश के लिए उठ रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात, आपको उनके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पंजाब के, हरियाणा के, या यूपी के, जिधर के जो भी फार्मर्स हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को पुश करें कि बॉस ये हमारा डिमांड्स है, दिस इज व्हाट वी वांट एंड वी वांट यू टू कम्युनिकेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इट ऑल हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे तो otherwise we are giving you an ultimatum ki let's say 3 weeks or 1 month or whatever, and then we are going to protest, and something like that. Do you think something like a farmer state and central government एक mechanism कुछ बन सकता है, adding on to the point जो यहाँ पे वंडर वुमन ने पूछा है? I think she actually is a wonder woman, ज्यादा questions यही पूछ रही हैं। जी देखिए, अगर सब कुछ एक आइडियल तरीके से हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान दुखी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को इन किसानों ने क्यों नहीं कहा। इन किसानों ने कहा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं कहा, इसीलिए पंजाब ने अपनी तरफ से एक्ट बनाया, बिल पारित किया। और मैं इस बात का भी पहले जवाब दे चुका हूं कि उनके बिल को उनके एक्ट को है सेंटर है वो ओवरलैप नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, वो उनको उसको तवज्जो मिलेगी और उनका जो स्टेट का जो बिल और एक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा एज कम्पेयर टू द when the center's act is implemented। सबसे पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि स्टेट पार्टीज क्यों नहीं कर रही है। अब हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी तरफ से इस बात को उठाया। और तो और मैं आपको बता दूं कि हरसिमरत कौर जी जो श्रोमणी अकाली दल से हैं, जैसे ही ये बिल पास हुए थे, और श्रोमणी अकाली दल पिछले काफी सालों से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए आया है, उन्होंने अपनी सीट से रेजिग्नेशन दे दिया था साथ के साथ कि ये बिल जो है किसानों के खिलाफ है, अगर आप इनको नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप गलत कर रहे हैं। तो उनके सहयोगी जो हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बिल की कितनी मान्यता है या कितनी वैल्यू है, वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मुद्दे पर कोशिश कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर सरकार जो है वो बीजेपी का पक्ष रख रही है, वो कह रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से पब्लिक डायलॉग अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिया है।
और ऐसा नहीं है, किसान संगठन बहुत सारे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। राइट, ओके भाई लोग, वंडर वुमन ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, एंड वन क्वेश्चन जो रितिका ने पूछा था व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग ऑन द स्क्रीन. रितिका, एज प्रॉमिस्ड, नेक्स्ट इज योर्स. Please ask the guest if appointing a knowledgeable person from government who will stand on behalf of the farmer to make farmers understand the contract legal terms during corporate deal will basically help them. देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, लड़ाई से जो है ना वो सरहदें जीती जाती हैं, दिक्कतें नहीं सॉल्व होती है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच में टकराव है। ये किसान जो है यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अपने हकों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाती है सरकार, कोई कमेटी ही बना दे या रिस्पॉन्सिबल इंसान को सामने खड़ा करे, और वही तो ये लोग कह रहे हैं कि हमसे बात करो। पिछले 50 दिनों से ये लोग और क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, इस बिल के ऊपर चर्चा की जाए। हमारे जो शंकाएं हैं, हमारे जो मन में, आप बहुत सारे लोग इसे वहम कह रहे हैं, मैं वहम तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन लोगों को जो डर है मन के अंदर उसको दूर तो किया जाए। दे आर ओपन टू डायलॉग। सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए ये लोग इस उस पर आए हैं। और डेफिनेटली देखिए, मेरे हिसाब से इसका अंत रिजल्ट जो निकलता है, या जो कहीं से एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है ना, आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस अपकमिंग मीटिंग, कि सरकार इतनी भी बेपरवाह नहीं हो सकती कि वो इन मुद्दों के ऊपर ध्यान ना दे। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं से एक सोल्यूशन तो इसका निकलेगा ही निकलेगा, और वो बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। अगर लड़ाई होती पाकिस्तान के साथ तो हाँ, हथियार उठाते साथ चलते। ओके, नाउ एक दो जो कमेंट आए हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस नहीं है, ओपिनियन है अगेन, बट आई वांट टू शो देम बिकॉज़ आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू देम. भाई ये भी बता दो, पंजाब की मंडियों पर अकाली दल का कब्जा है. ठीक है भाई मुकुंद भाई, आप कह रहे हो तो ठीक है, कब्जा होगा. एबी भाई कह रहे हैं कि प्रकाश जावड़ेकर से said MSP system will continue, so what is the loss of farmers then? एबी भाई यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये हो रही है ट्रस्ट फैक्टर की, फार्मर्स कह रहे हैं लिख के दे दो, एंड गवर्नमेंट कह रही है चालू रहेगा, टेंशन मत लो. तो वो ट्रस्ट फैक्टर वाली बात है. दे आर नॉट टेकिंग द वर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट एज इट इज कि तुमने बोल दिया तो हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली स्पीकिंग आई एग्री टू द पॉइंट टू एन एक्सटेंट कि अगर जो चीज लिखी हुई है ही नहीं, अगर कल को अगर सरकार अपनी वक्तव्य से मुकर जाती है कि एमएसपी नहीं रहेगा, देन व्हाट? अभी तो चलो छोटा प्रोटेस्ट हो रहा है, उस टाइम तो फिर फार्मर्स, अभी तो ऑलरेडी पैंडेमिक में इतना लॉस हुआ है, अपनी खेती लेके बैठा होगा, और बेचने के लिए जब निकलेगा इस बिल के रेगुलेशंस के साथ, और वहां जाके पता चला भैया जी एमएसपी कुछ नहीं है, इतने में खरीदेंगे, बेचना है तो बेचो वरना टाटा बाय बाय. सो आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर काफी मैटर करता है यहाँ पे. और रोहित मेरे ख्याल में कह रहे थे कि पब्लिक डायलॉग मिसिंग. रोहित भाई मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आपने वीडियो थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि एक मैकेनिज्म में भी ऐसा बनाया जाए जहाँ पे एक और क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे जो जिनको दिक्कत है, जो कि फार्मर्स है अभी यहाँ पे, और जो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि ये प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, एक वार्तालाप हो सके, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रख के उसके ऊपर डिस्कशन हो सके. सो दैट वाज द क्वेश्चन यहाँ पे. मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है भाई, मोदी जी ने बोल दिया है. मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, पर आधा देश, 47% देश ऐसे भी उनकी बात नहीं मान रहा आजकल. मोदी जी ने यही बोला था मास्क पहन के निकलो, पर आप लोगों ने बात मानी नहीं. एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अवधूत कह रहे हैं again it's going a little different कि I found the one similarity between CA and farmer protest that the government should come and talk, till then we will block the road, same mentality. ये एक तरीके से देखा जाए तो वाजिब क्वेश्चन है कि अगर ठीक जो है, इंडिया मैं एक बात करते हैं संदीप जी, एक बात करते हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि पिछले 50 दिनों में इन्होंने हर फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ट्राई किया, इनकी कहीं पर बात नहीं सुनेगी. तो आपके हिसाब से अद्भुत जी भी मुझे बता दें कि क्या रास्ता बनता है, या अपनी बात कैसे पहुंचाए. लेटर्स ये लोग लिख चुके हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अप्रोच ये लोग कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप मुझे बताइए क्या रास्ता बच रहा है. राइट. एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नेहा ठाकुर जी पूछ रही हैं.
In all this, what about the farmers whose crops were never assigned MSPs? They are substantial in number, and how will they be affected by the new bills? देखिए बहुत सारे मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि एमएसपी जो है वो मात्र इसलिए नहीं है कि आपको एक दाम मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं से एक मापदंड, एक बेंचमार्क सेट कर देता है किसान को अपनी उपज का एक वाजिब दाम मिलने के लिए। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं और अभी हुआ भी है ऐसा कि जहां पर एमएसपी किसान को नहीं मिल पाता है, जो उसकी डिमांड होती है, सरकार नहीं देती है वैसा। इसीलिए किसान, मैं यही कह रहा हूं कि पहली बार किसान सड़कों पे नहीं उतरा है। ये सेंटर लेवल पे बिल आने की वजह से इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन स्टेट्स के अंदर रेगुलरली किसान अपनी बात सरकारों से मनवाता रहा है और बात करने के लिए हमेशा आतुर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी जो है, आप ये भी समझिए कि एमएसपी जो है वो लगभग नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा है और सरकार एमएसपी हर एक उपज पे नहीं देती है। आपको सब्जियों पर एमएसपी नहीं मिलता है, आपको एमएसपी जो मिलता है, जो जीवन यापन के लिए जरूरी फसलें हैं, जो बड़े लेवल पर होती हैं, उन पर एमएसपी मिलता है। जो एक एरिया के अंदर ज्यादा उगाई जाती है, उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से जो स्टेट की सरकार होती है वो किसान के प्रति अपनी संवेदनशीलता को जताते हुए एमएसपी का मूल्य निर्धारित करती है। ओके, रितिका जी कह रही हैं स्टाइल रक, कैन यू कंफर्म? भाई रितिका जी बता चुके हैं पर आपको फिर भी बता देता हूँ। कैन यू कंफर्म विद गेस्ट इफ एमएसपी रिलेटेड स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन टेक्स्ट इन बिल? नहीं, यही मुद्दा है। सरकार यही कह रही है, सॉरी, किसान यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है आप इसे बिल का पार्ट बना दीजिए, हमें फिर कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल में एक लाइन डाल दीजिए कि एमएसपी विल स्टे। ओके गाइस, जस्ट टू लेट यू नो, हालांकि करण जी को भी नहीं पता है, करण जी एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं हमें अर्चना करके एक यंग गन है, काफी धूम मचा रही है सोशल मीडिया पे आजकल। वेरी नॉलेजेबल गर्ल, वेरी रिस्पेक्टफुल, इवन आई रिस्पेक्ट हर लॉट। भाई लोग, अर्चना इज गोइंग टू ज्वाइन, उनको मैंने लिंक भेज दिया है। शी इज गोइंग टू ज्वाइन एंड मे बी शी माइट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन यू, एंड बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ two-way communication, and she is here. Okay, Archana, I'm just putting you on mute to start off ताकि echo ना हो। Generally एक टाइम पे एक ही बंदे को मैं अनम्यूट करके रखता हूँ। So अभी दोनों गेस्ट म्यूट हैं, अभी सिर्फ भाई बोलेगा। तो अर्चना का जैसा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, करण जी, a young gun, very knowledgeable. She comes highly decorated, has a strong point of view on what's happening in the country on different topics, and I'm pretty sure, Archana, you do not agree to most of what he says, if I understand correctly. So what I'm going to do is I'm going to put one of you mute at one particular moment, ताकि जब दूसरा बोल रहा हो तो echo ना हो. So Karan ji, I'm just putting you on mute, and Archana, I'm unmuting you ताकि आप अपना starting opening statement दो कि आपका, I'm pretty I know you are watching the video. Your comment is also Yes, in. I am watching. So, Actually, I was doing some work, so that's why. yeah, so go ahead. Sir, What's actually, your take on what I sorry talked to, about? yeah, actually, sorry to disappoint you and all the viewers who are watching. Actually, I am, 50-50. Like, I support the bill for some reasons, and I am also with the farmers for some reasons, I would say. Okay. What I feel कि ये जो इंटरस्टेट का कंसेप्ट है दैट वाज गुड, एंड द सर सेड कि जो फार्मर्स हैं जिनकी एक पोजीशन है, मींस जिनका एक फाइनेंशियली भी जो हाई है, दे कैन गो फॉर इट। बट व्हाट अबाउट द फार्मर्स जिनका लैंड ही 1 एकड़ से कम है, या फिर कुछ मतलब कुछ बहुत छोटी जमीन है, उनके लिए क्या? सो उसके लिए यहाँ पे होगा। सेकंड चीज़, एक मैंने भी पॉइंट देखा था, किसी ने बोला था कि जो कंपनीज़ होती हैं, अगर आप सपोज़ जैसे कि अगर कोई कंपनी सामान लेगी किसी भी फार्मर से, अगर सपोज़ कोई चिप्स की कंपनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक-एक क्विंटल एक-एक किसान से लेगी, डेफिनिटली नॉट। वो एक ऐसे किसान से सामान, मतलब अगर आलू भी खरीदेगी, तो वो ऐसे से लेगी जहाँ से उसकी पूरी प्रोडक्ट, मतलब जो परचेज़ है वो एक ही से करेगी, तो डेफिनिटली दैट कंपनी विल गो फॉर अ बिग फार्मर, नॉट अ स्मॉल वन।
इसके बाद सर इसमें मतलब एक जो मुझे एक सजेशन, मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को सही लगेगा, बट एग्स के लिए, अब सबको पता होगा हमारे यहाँ पे कंट्री में एग्स के लिए एक एनईसीसी करके एक वो है जो रेगुलेट करता है एग मार्केट, एग का रेट डिसाइड करता है। उससे क्या होता है, अगर आप दिल्ली में एग लें या फिर यूपी में लें या कहीं पे भी लें, रेट सेम रहता है, 5 और 6 या जो भी रेट होगा। बट हमारे यहाँ पे ऑल ओवर कंट्री में ये चीज़ नहीं है। अगर प्याज होगा तो प्याज महाराष्ट्र में अलग रेट पे होगा, दिल्ली में अलग रेट पे होगा। तो आई थिंक फॉर दिस, अगर इनको इतना कन्वीनिएंट करना था, देखिए एमएसपी की चीज़ नहीं है। एमएसपी तो इस साल भी 18 एमएसपी थी आई थिंक कॉर्न की, हरियाणा में। जब ये बिल आया था एट दैट टाइम, बिकॉज़ आई प्रोटेस्टेड अ लॉट, सो आई सर्च्ड ऑल द दिस एमएसपी एंड ऑल। 18 रुपीज़ पर सॉरी मतलब सो एक्चुअली 18 रुपीज़ था, बट उन्होंने सेल किस पे किया, 8 रुपए पे, जो फार्मर्स थे। तो जो सर बोल रहे हैं, ही वाज़ एक्चुअली राइट। एमएसपी होने से मतलब नहीं है, बात ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएँगे, बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ राइट। हम लोग तो मार्केट से लेके उस किसान को हम 1 रुपए देने में हमें प्रॉब्लम होता है, कि नहीं आप 10 का क्यों लगा रहे हो भैया, हमारे पास 5 रुपए नहीं है और कम कर लो, मतलब है ना, ये चीज़ें हम बार्गेन करते हैं, बट वो कहाँ से बार्गेन करेगा? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। पर आपकी कंपनीज़ में लीगल एडवाइज़र्स होते हैं सर, हमें भी पता है वो जो क स्टार बना होता है, कंडीशन अप्लाई, देयर आर मैनी थिंग्स। जो फार्मर छोटा है, आप उसको मतलब उसे आप कैसे समझाओगे? या तो फिर आप, फार्मर्स बोल रहे हैं, आप हमें एमएसपी के लिए कोई बैकिंग तो दीजिए। सो आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो इंटर स्टेट का कांसेप्ट है, आई एम एग्री विद दैट, बट आई थिंक कि जो एक एमएसपी के लिए बैकिंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है इन बिल्स को इतना ज़्यादा 3-3 बिल लाने से बेटर था, मतलब कि एक सिंपल सा एक जो भी इनका 2-3 पन्ने का बनता वो लेकर आते, और जैसे एनईसीसी करके जो भी एक प्लेटफ़ॉर्म है एग्स के लिए, वो लेके आते अपने इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन होती है, लाइक पूरे अ, ब जो भी आलू, प्याज़ या जो भी कुछ होता है, उसका एक प्रॉपर रेट होता, हर साल वो अपना रिवाइज़ होता और फार्मर अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके देखें और अपने हिसाब से बेचें। आई थिंक दैट विल बी ईज़ियर, कि आप मतलब क्योंकि उससे फिर ये भी चीज़ होनी चाहिए कि भाई अगर महाराष्ट्र में अगर कोई किसान है, वो ज़्यादा प्याज़ लगा रहा है, तो पंजाब में नहीं लगेगा, यूपी में नहीं लगेगा। अब हर जगह कभी होता है कि सभी एक साथ प्याज़ लगा देते हैं, प्याज़ एकदम ही सस्ता हो जाता है। फिर वो किसान अगले साल सोचता है कि नहीं प्याज़ महँगा हो गया, अब इस साल प्याज़ नहीं लगाया तो कोई भी नहीं लगाता, फिर महँगा हो जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को थोड़ा सोचनी चाहिए। बाकी जो इंटर स्टेट का कांसेप्ट है दैट इज़ गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेदर देन, क्योंकि कोई भी किसान, अब आप वहाँ पे जाएँगे पूछेंगे तो किसी ने भी एक्ट नहीं पढ़ा होगा, आई नो। क्योंकि जो किसान गाँव में जा रहा है, जो है रह रहा है, उसे नहीं पता कि क्या है, राइट? हुँ। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ईज़ी करना चाहिए। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपने आरोग्य सेतु निकाल दिया, इट्स अ वेरी गुड ऐप, राइट? सो ऐसा कुछ किसान के लिए निकाल देते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा ईज़ी करना चाहिए, जैसे एनईसीसी का है, कुछ ऐसा ईज़ी सा करना चाहिए। मतलब बहुत ईज़ी सा करो ताकि एक नॉर्मल बंदे को भी समझ में आ जाए। इतना वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी आई थिंक। राइट, इसीलिए तो आधी चीज़ें ऊपर से निकल जाती है। परवेश, बिफोर यू टेक दैट, Archana, I'm just putting you on mute, huh? Not that I don't want you to speak, but just to remove the echo from the video. Before you take that, and after that we are going to come to the question जो screen पर है, वो मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं उसको miss out ना कर दूँ, because I think it's a very good question, which I think we have discussed earlier in one of our private conversations. जहाँ अंडे की जो बात हो रही थी, अर्चना आपने जो अंडे की बात करी, अ मंथ बैक आई वाज़ इन दिल्ली, ठीक है? और दिल्ली में इफ यू बाय अंडा का एक अगर आप क्रेट खरीदते हो तो वो जनरली 60 या 65 रुपए का होता है, जो भी दैट व्हाइट एग जो आता है, ठीक है? वेरी अफोर्डेबल, पीपल कैन कम घर पे लाके उबाल के ऑमलेट बना के जैसे करना है खाओ। वन्स आई केम टू माय होम टाउन, यू वुड नॉट बिलीव व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एन एग इज़ यहाँ पे। इट्स 40 रुपीज़ फॉर एन एग। 40 रुपीज़ फॉर एन एग। अब या तो बंदा उसको खा ले, या उसको खाने के बाद टेंशन के बाद जो दूसरी बीमारियां और डिप्रेशन, एंजाइटी, यार इतना पैसा खर्च हो गया, उसकी दवाइयां खा ले। सो जस्ट अ फनी थिंग दैट आई वांटेड टू ब्रिंग, जो अर्चना ने बोला कि जो ये प्राइस फैक्टर है कि एमएसपी वहां तो हो जाता है, बट हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से, आई डोंट नो कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मे बी इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पर उसको एक बेसिक पॉइंट से कैसे अटैच किया जा सकता है, मे बी यू गाइस कैन पुट सम मोर लाइट ऑन इट। सो परवेश,
first of all, to what she said, uska reaction, and then I want both of you to react on the question that's flashing on the screen right now. Rather, Sandeep, I'll start with the question first. So प्रशांत यादव जी ने जो यहाँ पे सवाल पूछा है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी नहीं है। जैसे इसी के अंदर आप अंडे का एग्जांपल ले लीजिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं से अंडे की पैकेजिंग के ऊपर अलग पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए आप जब अंडा भी मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ऑर्गेनिक अंडे के नाम से भी आपको अलग कीमत का मिलेगा, और दो डिफरेंट ब्रांड्स का अगर आप लेंगे तो उसके प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली किसान के साथ डील ना करके वो मंडियों के थ्रू या जो वहाँ पे सेट ट्रेडर्स हैं या जो आड़ती हैं उनके थ्रू सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ पर खाली छोटी उपज की बात नहीं हो रही है, एनईसीसी के बहुत सारे कार्य हैं, खाली एक कीमत डिसाइड करना उसका कार्य नहीं है। किस एनवायरनमेंट के अंदर आप मुर्गियों के रखेंगे, अगर कोई महामारी आती है तो आपने पहले कोई वायरस आता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो बेचारा पोल्ट्री फार्म वाला मरता है, उसे अपने सारे चिकन्स को मारना पड़ता है कि ये बीमारी फैल सकती है। तो दूसरी बात ये कि जो आप कह रही थी कि खाली महाराष्ट्र का किसान प्याज उगाने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि खेती करने के लिए बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं, लोकल क्लाइमेटिक सॉइल फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले तक हरियाणा में जो जीरी या जिसे राइस कहते हैं वो ज्यादा नहीं उगाया जाता था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो चावल की खेती है उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी। अगर आप ट्यूबवेल लगा देंगे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो जैसे ही नहरों का विकास हुआ, नदियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहरों का विकास हुआ, ये स्ट्रक्चर बढ़ा और पानी का लेवल ऊपर बढ़ा, तो यहाँ के किसान जो है वो कपास को छोड़ के, बाजरे को छोड़ के वो राइस उगाने लग गए। और हालिया पिछले दिनों के अंदर कई ऐसे जिले थे जहां पर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये नोटिस जारी किया था कि यहाँ पर आप लोग धान की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का जो ग्राउंड वाटर था वो डिप्लीट हो रहा था। पहली सरकारों ने गलतियां तो बहुत कर रखी है, ऐसा नहीं है। जितने भी जो इरिगेशन चैनल्स बनाए गए, जो नहरें बनाएगी, उनके बगल पर हम उनकी जो मेड़ होती है या जो साइड है वहां पर हमने क्या किया, यूकेलिप्टस उगा दिया, जिसे देसी भाषा में सफेदा बोलते हैं। तब सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये इतना पानी पिएगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा। यूकेलिप्टस के अपने मेडिसिनल फायदे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप ये देखते हैं कि बड़े जो क्षेत्रीय बदलाव है वो कितने आएंगे। तो किसी भी खेती को डिसाइड करते हुए ऐसा नहीं है, आप उपजाऊ मिट्टी, आपको जो तराई का एरिया है, हरियाणा पंजाब जो है वो तराई का एरिया है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। जहां जहां से गंगा निकली है या जो नेचुरल सोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर है, जितनी भी रिवर्स हैं, उनके आसपास हमेशा आपको ये मिलेगा कि वो तराई का एरिया है, वहां पे मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां पे पानी की इतनी कमी नहीं होती है। तो वहां पे फसल जो है वो मोटी खेती बोलते हैं इसको देसी भाषा के अंदर, कि वहां पर आपको ऐसी ही खेती मिलेगी। लेकिन जहां पर आप ये देख सकते हैं कि हर जगह पर कनाल के थ्रू सिंचाई नहीं होती है पूरे देश के अंदर, कहीं पर आपको फाउंटेन सिस्टम मिलेगा, कहीं पर आपको ड्रिप सिस्टम मिलेगा। हम नेटिजन्स की एक आदत बन चुकी है कि हम ऑनलाइन चीजें पढ़ते हैं। मैं पहले भी संदीप जी को कह रहा था कि हम खाली सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं, हम खाली ये देख लेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक किसान इतना अमीर बन गया। कितने ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले ऐसे लोग हैं जो लगाया सेटअप उनका बर्बाद हो गया, वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए, मार्केट कंट्रोल नहीं हो पाई। आज से लगभग 15 साल पहले ऐसा हुआ था। कई बार सरकार भी गलतियां करती है कि डेनमार्क का देसी घी लॉन्च हुआ था इंडिया में, मुझे नहीं मालूम आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन 2006-7 की बात कर रहा हूं मैं ये। तो उन्होंने उस समय वो घी लॉन्च किया था मेरे ख्याल से 160 या 70 रुपए किलो पर, और हिंदुस्तान में उस समय जो यहाँ का घी था वो बिक रहा था 250 रुपए। तो अगर मैं कंज्यूमर था तो ऑब्वियसली डेनमार्क के ब्रांड वाला अगर मुझे 100 रुपए सस्ता मिल रहा था तो मैंने जाके वो खरीदना शुरू कर दिया। जब लोकल ट्रेडर्स ने यहाँ पे आवाज उठाई तो सरकार को ये पता चला कि हम इस पर टैक्स लगाना तो भूल ही गए।
तो किसी भी मार्केट के अंदर आप जब चीजें लाते हैं, जैसे अगर आप जानते हैं तो किटकैट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिस्किट, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ चॉकलेट। रीजन बीइंग कि उसकी वजह से उन्हें टैक्स कम पड़ रहा था, तो उन्हें कैटेगरी चेंज कर दी। तो हिंदुस्तान में ये खासियत है कि लॉ को कैसे बाईपास करना है, कहीं ना कहीं से यहाँ पे लोग वो रास्ता निकाल लेते हैं। और किसान का कहीं ना कहीं से ये डर अभी भी है कि लॉ के अंदर ये लोग रास्ते निकाल के कहीं ऐसा ना हो कि मैं कल को एक षड्यंत्र का शिकार हो जाऊं। I hope I Yes, answered sir. the Uh, Yeah. Do you have anything to add to it, Archana? Do you have anything to add to it, Archana? यस सर। पहली चीज मुझे कहनी थी, ये जो इसमें 3 जो लॉज आए हैं, इसमें इन्होंने कोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन में, जिसके लिए जो फार्मर्स हैं उनको जाना होगा एसडीएम के पास, एज फार एज आई नो। So, SDM, it's a kind of totally depend on the bureaucracy, या फिर जो पर्सन उस पोस्ट पे है। आई थिंक यहाँ पे दोनों ऑप्शंस देने चाहिए, आइदर एसडीएम या तो फिर कोर्ट्स, दोनों चीजें देनी चाहिए। किसान को क्या चीज लग रही है, मतलब मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चलिए अगर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज्यादा आप बहुत मतलब जानते हैं लोग आपको, या कोई रसूखदार हैं, आप वैसे किसान हैं, तो हो सकता है एसडीएम आपको फेवर कर दे किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे किसान हैं जो मतलब लाइक कोई आप रसूख नहीं रखते या कोई छोटे मोटे किसान हैं, तो फिर अगर लेकिन जो अपोजिट में है, आपके है वो बहुत पैसे वाला है, तो वहां पे फिर अगर एसडीएम, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या है इंडिया में हम सभी जानते हैं। अगर अब वैसे में तो फिर ब्यूरोक्रेसी को वो लोग खरीद सकते हैं, राइट? मतलब मैं बस एक आइडिया लगा रही हूँ, दोनों चीजें लेके चल रही हूँ मैं, वो चीज हो सकती है। सो आई थिंक यहाँ पे जो इन्होंने कोर्ट्स को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने की जगह इन्होंने इन्हें कोर्ट्स और आर्बिट्रेशन, या जो भी इनका, ये दोनों चीजें इनको देनी चाहिए। मतलब दे इट शुड बी ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फार्मर कि वो क्या चूज करता है। आप ये मत इम्पोज करिए कि हम आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सिर्फ डीएम के पास या एसडीएम के पास जाएंगे, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि वो फार्मर किस स्टेटस का है। ठीक है। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो एमएसपी का है, एमएसपी का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि एक मिनिमम सेलिंग प्राइस है ये, कि आपको इतने पे मतलब इतना तो जैसे गवर्नमेंट खरीदती है, मतलब या उससे आपको एक वो एक होता है कि इस इतना रेट आपको इतने पे खरीदना है, समथिंग लाइक ऐसे। तो एक कमिटी रिपोर्ट भी आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस कमिटी रिपोर्ट में ये था कि 50% एटलीस्ट जो एमएसपी होती है, इट शुड बी द 50% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि उस फार्मर की लगी है, एज फार एज आई नो। सर अगर रॉन्ग हो तो प्लीज करेक्ट कर देना ये चीज। सो आई थिंक ये चीजें भी मतलब थोड़ा सा उन्हें मतलब देखना चाहिए, एज फार एज आई नो। Um, before before we get into the question जो स्क्रीन पे चल रहा है, I think more or less we have talked about it. मिडिल में तो मेरे ख्याल में बीच से हटाने की कोशिश करी जा रही है obviously. एक चीज which I want to address, बड़ा मजा आता है यार तुम लोगों की कमेंट्स देख के मुझे, जो तुम कह रहे हो ना कि why farmers are chanting इमरान खान अपना बंदा है, मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, इंदिरा ठोक दी, ये मोदी क्या है। फार्मर्स ऐसे स्लोगन्स थोड़ी लगाते हैं भैया जी, हर कोई हर स्लोगन लगा सकता है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, हर प्रोटेस्ट में यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु आर रेडी टू कैश इन, टेक सम पॉलिटिकल एडवांटेज, या किस तरीके से आपको उकसाया जाए, इंसाइट किया जाए, आपको भड़काया जाए। और लेट्स फेस इट, वीडियो के बीच में फिर से बोला था कि ऑपोजिशन का और दूसरे रीजनल पार्टीज का, छोटे प्लेयर्स का, इन लोगों का काम ही होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोल रहा है उसके साथ जाके खड़े हो, चाहे उनका खुद का कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड या अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में हो या ना हो। सो मेरे ख्याल में डोंट जज कि स्लोगन्स वहां पे हो रहे हैं, क्योंकि स्लोगन्स अगर देखे जाए तो जेएनयू में भी हुए थे, शाहीन बाग में भी हुए थे, और हिंदुस्तान में हर जगह हुए थे। तो अगर वहां थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमने किया, 6 महीने तक बर्दाश्त किया, तो मेरे ख्याल में वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू दिस थिंग आल्सो, कि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ उनको जगह दे दी गई है और वो अपनी जगह पे जा रहे हैं। इवन आई हैव नॉट सीन एनी
मेजर वायलेंट काइंड ऑफ थिंग। हालांकि आई डिसएग्री विद कपल ऑफ थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चला है, नहीं चला है, बट मोर और लेस शांत रहा है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन दैट वे ओनली। नाउ ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रवेश, योर टेक ऑन दिस फर्स्ट। आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड इट, बट देन अगेन इफ यू maybe in short want to react to this. मैं इस सवाल जी जी मैं एक्चुअल में जो होर्डिंग है वो बढ़ेगी, मिडिल मैन तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तीसरा एक्ट है जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट, उसके अंतर्गत सरकार जो है वो आपको होर्डिंग के ऊपर कुछ भी नहीं कहेगी, आपको अलाउ किया जाएगा कि आप होर्ड कर सको चीजों को। यहाँ पर अगर प्रेजेंट हालिया जो सिचुएशन थी जो अभी तक चलती आ रही थी, उसके अंदर अगर कोई ट्रेडर होल्ड करता था एक क्वांटिटी से ज्यादा, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। अब जो नया एक्ट आया है उसके अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, और उसके अंदर सिर्फ वॉर सिचुएशंस को लिखा गया है, बाकी तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं है, तब उसकी होर्डिंग पर रोक लग सकती है, वरना वो होर्डिंग कर सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे नहीं मालूम जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि देखिए साहित्य जो है ना वो हर प्रकार का उपलब्ध है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके के स्लोगन क्यों लिखे गए, उस तरीके के स्लोगन क्यों लिखे गए, आपको अलग अलग मान्यताएं मिल जाएंगी, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स मिल जाएंगे। आप हमेशा लार्जर पिक्चर को देखते हैं, और इतने दिनों तक इस प्रोटेस्ट को इस गति से बगैर किसी बड़े नुकसान के चला पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मेहनत का कार्य है। तो मैं मानता हूं कि ये किसान जो है ये संगठित हैं और ये प्रॉपर तरीके से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। One more thing that I wanted to address यहाँ पे, obviously technicality तो ये दोनों विद्वान लोग बताएंगे, but कमेंट को रीड करने का एक्सपर्ट मैं हूँ यहाँ पे, so I'm going to react to it। कई लोग जो कह रहे हैं कि जैसे अर्चना ने भी बोला कि कोर्ट ऑफ लॉ भी देना चाहिए था एसडीएम के साथ साथ। अब मेरा एज अ लेमैन अगेन मेरा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह है कि कोर्ट रहे तो लोग कहते हैं कि जो कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, और कोर्ट नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट दो। तो बेसिकली अगर देखा जाए ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि आप उसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि द मोमेंट वन वांट गेट्स सेटिस्फाइड अनदर क्रीप्स इन, वही वाला सीन है। जब आज हम कोर्ट को गाली देते हैं, लेकिन अब उसमें कोर्ट को हटा दिया गया, सिर्फ एसडीएम को लगाया गया है, तो कोर्ट हमारा भगवान हो गया कि कोर्ट में कोर्ट होना चाहिए था, उस वो नहीं होगा तो एसडीएम हमारा पैसा खा लेगा, ये कर लेगा। अर्चना इज स्माइलिंग एंड वांट्स टू रिएक्ट टू इट, सो अर्चना गो अहेड, बैश मी ऑन दिस। सो अर्चना, सर मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट भगवान है, आई नो करप्शन दोनों साइड है, ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये करप्शन दोनों साइड है और हर फील्ड में है। मैं वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था, मैं इन जनरल कह रहा था लोगों हाँ के लिए, जो लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि कोर्ट को हटा दिया। हाँ, नहीं, आपने जो बोला वो सही है, और जो आपने बोला वो चीज़ एक्चुअली मेरे भी दिमाग में आई हुई है, ऐसा नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए, ये चीज़ सही है कि आप डीएम के पास चले जाइए, एसडीएम के पास चले जाइए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है। पर मेरे कहने का मतलब है कि कि जैसे जो छोटे एरियाज़ होते हैं, राइट? जो छोटे एरियाज़ होते हैं, मतलब पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स, एक हाई क्लास फार्मर्स हैं, इफ आई वुड से इट्स अ हाई क्लास फार्मर्स। लेकिन अगर आप यूपी बिहार में आएँगे, सर, बस प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दैट। मतलब मैं सिर्फ़ एक चीज़, नॉर्मल चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप यूपी बिहार में आएँगे तो यहाँ पे एक तो बहुत सी जगह पे मंडीज़ नहीं है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो बात हुई कि मतलब गुड्स को कैसे कहाँ पे रखेंगे, ये तो वो चीज़ भी बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत लिमिटेड एरिया में है, और बहुत आई वुड से कि अगर आप एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट भी लेंगे तो वहाँ पे आपको इतना नहीं मिलेगा कि अगर किसी को कुछ कहीं पे रखना है गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में, तो वो सारा का सारा रख सकें। मतलब इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो हर किसान नहीं रख सकता। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जो प्याज वगैरह होते हैं, आलू वगैरह होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो आप कोल्ड स्टोरेज या जो भी कुछ है, ये अवेलेबल नहीं होते हैं।
ये चीज़ मैंने खुद देखा भी है, बिकॉज़ मैं खुद उस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो ये चीज़ देखी है कि कभी जगह नहीं होती है, तो कब और उसमें भी रखने के भी रेट्स भी बहुत हाई-फाई होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर जो किसान होता है वो उस चीज़ को पे नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो ये एक्ट है, इनमें ना एमएसपी के लिए कोई मतलब कुछ मेंशन नहीं है। द पॉइंट इज़ कि कुछ मेंशन नहीं है। अगर कल को जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ₹18 है, वो ₹8 में दे रहा है और जो भी कंपनीज़ अगर करती भी हैं जो इसमें यहाँ पे मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि जो कंपनीज़ हैं, वो खेत से मतलब जितना भी प्रोडक्शन है, वो उठा लेंगी। हाँ, ठीक है, ले लेंगी। पर आप ये भी तो देखिए कि कोई भी अगर कंपनी होगी, कोई चिप्स की कंपनी है, तो वो आलू 1 या 2 किलो नहीं लेगी ना। हम अपने घर में आलू की चिप्स नहीं बना रहे हैं, वो उन्हें बेचने हैं। सो वो एक प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। तो उसके लिए वो छोटे फार्मर्स के पास नहीं जाएँगे, वो बड़े फार्मर्स के पास जाएँगे। बड़े फार्मर्स के पास आप उनके पास ठीक है एडवोकेट्स भी होंगे, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। पर अगर आप छोटे फार्मर्स के पास आएँ, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं, जो कि मैं बताऊँ अपना भी बटाई समझते हैं। आई डोंट नो कितने लोग समझते हैं। तो यूपी, बिहार में बटाई का बहुत काम होता है कि मतलब फार्मर्स दूसरों की ज़मीनों पे चीज़ें उगाते हैं करके, क्योंकि उतनी ज़्यादा लैंड नहीं होती है आपके पास। सो ये सारी चीज़ें भी मतलब देखनी है। मतलब हर चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट्स का बट मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट जैसे उसके पास ये रहेगा ना कि ठीक है, एसडीएम और डीएम बहुत अप्रोचेबल हैं, अच्छे हैं, तो वेल एंड गुड। अच्छी बात है, आपको इतना लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा, वो चीज़ बहुत अच्छी है। पर तब क्या जबकि वो जो कॉर्पोरेट्स हैं या उनको वो सपोर्ट करे तब क्या? एट लीस्ट कोर्ट में ये तो है कि चलिए आपके पास एक ऑप्शन खुला है। आई एम नॉट सेइंग कि वो करप्ट है या वो बट आई एम सेइंग कि आपके पास एक ऑप्शन तो है। अगर एक बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आप दूसरी जगह पे जा तो सकते हैं। आपके किसी ने हाथ तो नहीं बाँध दिए ना। तो ये चीज़ बस थोड़ी-सी थी। Okay, I think more or less we kind of agree. We are on the same page. At least the guests are on the same page यहाँ पे. एक चीज जो मेरे दिमाग में थोड़ी सी चल रही है in terms of correct me if I'm wrong परवेश यहाँ पे. इज इट ट्रू जो बीच में क्वेश्चन भी फ्लैश किया था मैंने कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स को पता था कि ऐसा ऐसा कोई बिल आने वाला है जो इस गवर्नमेंट के ऊपर बार बार एलिगेशन लगा कि कॉर्पोरेट हाउसेस की गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट हाउसेस की गवर्नमेंट है, कि कॉर्पोरेट हाउसेस को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड दे ऑलरेडी हैव ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स और प्रोबेबली ऑल स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री. संदीप, वैसे तो कहा जाता है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर मैं जिस प्रोफेशन से और जिस धारणा का मैं इंसान हूँ, तो जब तक प्रमाण ना हो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ऐसे कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर आप कोई सीए बैकग्राउंड से है, आप जाके चेक कर सकते हैं जिन कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि पिछले कुछ समय में उन्होंने ऐसी कोई एग्रो ट्रांसपोर्टेशन या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्म रजिस्टर करवा रखी है या नहीं रखी, वहां से आप लोगों को एक आइडिया मिल सकता है। पर ये वही चीज है जिस प्रकार से अगर मैं किसानों के पक्ष से बात करते हुए कह रहा हूँ कि अगर सरकार अपने वादे पर खड़ी है और वो कहती है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, तो इसे बिल में लिख दीजिए। तो उसी प्रकार से जब तक चीजें सामने नहीं आती हैं, लिखित में नहीं आती हैं या प्रमाण के तौर पर नहीं प्रस्तुत होती है, किसी कंपनी पर, किसी प्राइवेट प्लेयर पर उंगली उठाना एक जायज कदम मुझे नहीं लगता है। Okay, one more question which is indirectly related to the bill but a little more political यहाँ पे. After that we'll just try to wind up in 5-10 minutes. लंबा हो गया थोड़ा सा. कि now I want both of you to give me a little political view on what the protests are, because frankly speaking ये protest होना नहीं चाहिए था. ये होना चाहिए था सिर्फ दिल्ली चलो, रामलीला मैदान में बैठो और सरकार का इंतजार करो. ठीक है, तोड़ फोड़ या धक्का मुक्की, वाटर कैनन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी. Now ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट कि जहाँ पे थोड़ा चिंगारी उठेगी तो अपोजिशन या जिनको भी अपना फायदा उठाना है वो उसको हवा देने के लिए पहुंचेंगे. बट डू यू थिंक, बिकॉज द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन इज, एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं जो कारगिल से काफी फेमस हुई थी, जो राडिया टेप से काफी फेमस हुई थी. उन्होंने रिसेंटली एक एक्टर, आई थिंक ही इज एन एक्टर इन पंजाब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका इंटरव्यू किया था जहाँ पे इंट्रोडक्शन में she gave the impression कि he does not have any खालिस्तानी inclination, but interview में the guy almost admitted
कि he does have that inclination which left her red faced. तो do you think कि उस पर्टिकुलर एंगल को छूने की कोशिश करी जा रही है इस प्रोटेस्ट में by some unwanted people? परवेश, your take on this, and then Archana, your take on this. देखिए, मेरा पॉइंट वही है, कहीं न कहीं से आपने भी जब वीडियो की शुरुआत की थी, तो आपने इस एपिसोड को एक कोरिलेशन निकालना चाहा था सीएए एनआरसी से। मेरा ये कहना है कि हर एक प्रोटेस्ट जो होता है, उसका जो ग्राउंड है वो अलग है, उसको उसी ग्राउंड की मर्यादा में समझना चाहिए। जितने भी किसान लीडर हैं, जितने भी किसान यूनियन है, 70 के करीब किसान यूनियन है जो एक अम्ब्रेला के नीचे आके अभी काम कर रही है, 30 तो खाली पंजाब से आते हैं, ठीक है। इनके किसी भी लीडर ने, आप इनके वीडियोस देखिए, जब इन्होंने मार्च शुरू की थी तब उन्होंने ये बात बोली थी कि कहीं से भी ऐसी बातें नहीं आएंगी। इंडिविजुअल लोगों की क्या राय है, क्या वो इंडिविजुअल लोगों की राय एक जनसमूह की राय क्यों या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की राय है? नहीं। जो कम्युनिटी है वो अपना कहीं ना कहीं से एक नेता चुनती है जो उनके लिए बोलता है, उनकी बात रखता है। और जिन एक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये उनमें से कोई भी नहीं। कहीं आप देखेंगे बहुत सारे कलाकार सड़कों पर हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, यूपी से आ चुके हैं, हरियाणा से आ चुके हैं, पंजाब से आ चुके हैं, जो अपना समर्थन दे रहे हैं। जिस भी सामर्थ्य में वो समर्थन दे सकते हैं, वो उसमें पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से बात ये है कि मीडिया क्या करती है, मुद्दे से भटका देती है जनता को। बहुत सारी जनता ऐसी है, मेन मीडिया को देख रही होगी और वो असली मुद्दे को नहीं पकड़ेगी। मेरी कोशिश इस वीडियो के दौरान यही रही है कि दिक्कत क्या है, वो दिक्कत बताई जाए। अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत नाजायज है, तो ये आपके विचार है, आपका एक पहलू है। लेकिन उसी समय पे जो लोग इनको जायज दिक्कतें मानते हैं, उनका भी एक पहलू है। तो मैं यहाँ पे किसी का खंडन करने के लिए नहीं आया हूँ या किसी को सही या गलत ठहराने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे असलियत से जायजा दिलाने के लिए आया हूँ। जैसे अर्चना जी जो बातें कर रही थी अभी बिहार की, या जो जुडिशियल सिस्टम की या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो ये बातें कर रही थी, ये एक्चुअल में धरातल की सच्चाई है। जो बातें इन्होंने बोली, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर ऐसे ही काम होता है, इसीलिए टर्म्स फेमस है, लाल फीता शाही जैसे, ठीक है। तो इसको रंग तो दिया जा रहा है और मीडिया अपना काम उस हिसाब से कर भी रहा है। आप हेडलाइंस देखिए मेजर न्यूज चैनल्स के और आपको पता चलेगा कि वो डिस्कस क्या कर रही है और मुद्दा क्या है। मुद्दा ये नहीं है कि वो लोग खालिस्तानी हैं या नहीं है, मुद्दा ये है कि वो लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं सरकार को, किसानों के हक के लिए बात करना चाहते हैं, बिलों से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। आप अगर बात करते हैं तो पहली मैं ये बता दूं आपको कि पहली डिमांड इन्होंने जो रखी थी वो रामलीला मैदान की रखी थी कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए वो जगह दी जाए। इनकी रामलीला मैदान की डिमांड को ठुकराया गया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि और 2 स्थान कौन से थे जो इन्होंने चुने थे, वो इन्हें नहीं दिए गए। फाइनली एक स्थान जो बताया गया वो बुराड़ी बताया गया, जिसके अंदर इन लोगों ने मना कर दिया है। इनका ये मानना है कि वी विल बी एनक्लोज्ड, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन ओपन जेल। ये इन लोगों का मानना है। अगर सरकार को इनके बॉर्डर पे रहने से खतरा महसूस हो रहा है, तो शायद इन्हें भी कहीं ना कहीं से बुराड़ी के मैदान में जाने से खतरा महसूस हो रहा है। Right. Archana, your take, and then maybe we'll just try to wrap up. I'm going to react to one comment that has come in, plus my take on the whole thing, political तरीके से. Yeah, Archana, go ahead. Yeah, Archana, go ahead. सर देखिए, मैंने बिल का बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रख दिया था। आई एम 50-50। आई एम ओके विद द इंटरस्टेट थिंग, और जिस चीज से मुझे ऑब्जेक्शंस थे वो चीज मैंने बता दी। बट जहां पे बात आती है पॉलिटिक्स की, तो यस मैं बोलूंगी, जिन पार्टीज ने केरला में आपके सदर्न स्टेट्स में जिन मार्केट्स को, मंडी सिस्टम को हटाया, वही चीजों के लिए वो यहाँ पे अपोज कर रही है। सो यस, देयर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। सेकेंड थिंग कि जब कुछ ऐसे पोस्टर्स लगेंगे जो कि मतलब सही नहीं है, आई वुड से, सो यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि यू नो सब लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे, बट हो सकता है, आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हो सकता है 1-2 लोग हो वहां पे जो मीन्स वहां पे कुछ सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी चीज जब हमारे यहाँ पे कोई रैली होती है या फिर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो 2-4 उसके अंदर लोग घुस भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो वहीं के होंगे, बट आई वुड से कि कुछ लोग होते हैं जो
ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे जाते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी इमेज ऐसी बने। क्योंकि ऐसी इमेज से क्या होता है कि भई अब जो उनके फ़ेवर में हैं और जो उनके अगेंस्ट में हैं, वो एक-दूसरे पे चिल्लाने लग जाएँगे और फिर वो कुछ ऐसा वो क्योंकि इंडियंस आर इमोशनल, राइट? वो फैक्ट्स पे बाद में जाएँगे और इन चीज़ों पे ज़्यादा जाएँगे तो फिर कुछ देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा इमोशनली आई वुड से कि उन लोगों को थोड़ा-सा करने के लिए हो रही हैं कि लुक दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट लिस्टनिंग फॉर यू और समथिंग लाइक सो आई थिंक डेफिनिटली देयर इज़ कुछ तो है क्योंकि अगर कुछ भी बाहर से नहीं हेल्प हो रहा है, तो इस तरह के पोस्टर्स या कुछ जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो नहीं होंगी। बट येस, आई वुड से कि जो प्रोटेस्ट है वो फॉर द राइट कॉज़ है और गवर्नमेंट को आई थिंक कि थोड़ा बैठ के एक बार कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये बात सीधी-सी बात है, अगर आप मार्केट में जाइए, कोई चीज़ आप कोई भी सब्ज़ी अगर खुले में लेते हैं, यू नो मार्केट्स में प्रॉपर जो है उनसे लेते हैं और वही सब्ज़ी आप पैकेट में बंद होके लेते हैं या कोई भी आइटम आप लेते हैं, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी दिल्ली में रही हूँ, तो मैंने क्योंकि बात अपनी एग से स्टार्ट करी थी, तो आई वुड एंड दैट मैं वहाँ पे मैंने जो पैकेट में आते हैं, मैंने वो भी लिए, वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ते थे एंड आई वाज़ हॉस्टलर एट दैट टाइम तो मैं वो नहीं लेती थी। आई प्रेफर टू गो टू शॉप्स और मैं वहाँ पे गिन के मुझे जितने चाहिए होते थे लाइक 4-5 या मैं ऐसे खुले में लेती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छे रेट में पड़ते थे। पर मैं कभी मुझे जहाँ पे जो माल होता है, वो मुझे जहाँ पे खुला अवेलेबल होता है, मैं वहाँ पैकेट में नहीं खरीदती बिकॉज़ वो अपनी इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं कि वो कॉस्टली हो जाता है। सो हाँ, कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट जिसके लिए हम लोग को करना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें थोड़े कॉशियस भी होना चाहिए बिकॉज़ येस देयर आर फ्यू थिंग्स। Right. Okay, here's my take on it. Yeah, Parvesh, you want to say something? Go ahead. अ, काफ़ी समय बाद मुझे ऐसा मिला कि कोई नेटिज़न इतना परिचित था चीज़ों से। सो इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू अर्चना। संदीप, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। नॉर्मली ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पिछले कुछ समय से मैंने ये देखा है कि देखो, अफ़वाहों में बहुत दम होता है। अगर आजकल क्या मेंटालिटी हो गई है कि लोग एक चीज़ को देखते हैं, उसको वेरीफ़ाई नहीं करते और उसको एज़ इट इज़ फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं ऑल्ट न्यूज़ को एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ। उन्होंने जो फेक न्यूज़ को ढूँढना शुरू किया और उसको अगर आप देखेंगे तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड फेक न्यूज़ निकालती है। चाहे वो किसी का भी आईटी सेल हो, वो आपको बताएगी कि ये जो खबर है, ये सच है या झूठ है। कहीं न कहीं से मन आहत होता है ऐसी चीज़ें देख के कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी एजुकेशन है, भगवान ने इतने काबिल बनाए कि हम चीज़ों को समझ सकें, उन्हें समझ तो लेते हैं लेकिन एनालाइज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू share this message with all the viewers, whosoever is watching, that at Rapid Leaks we have recently we have a strong presence as a website, but we have recently started. I have personally recently started working on YouTube videos, where the topics that I bring to normal public is about the things they should be aware of. जैसे कि मैंने डिजिटल एजुकेशन का जो दौर चला इस महामारी के दौरान, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया था कि लोगों को पता चले कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। फार्मर्स बिल के ऊपर भी अगर आप वीडियोस मेरे देखेंगे तो उसके अंदर मैं खाली एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात लाना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कह रही है कि इसके अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, मैं वीडियो की शुरुआत से ही ये बात कह रहा हूँ कि भी ऐसे बदलाव की हमें ज़रूरत है, नए बिल्स की हमें ज़रूरत है, पर कहीं न कहीं से जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स हू आर अटैच्ड टू स्टाइल रग इज़ start finding good source of information. Do not believe in Twitter trends. Do not believe in Facebook forwards. I am no Ravish who would say कि WhatsApp यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, but my point is कि before sharing any information, please authenticate that. उसको कहीं ना कहीं से authenticate कीजिए. And again, at the end, I have a personal request that do subscribe us, Rapid Leaks पर, because our target is to bring the information which might be useful for all the viewers or the generation which is connected to the internet.
We learned internet. Me and Sandeep, we might have learned the internet. We were not born with this technology. But people who are at around an age of 2024, they are born with this technology. So they have more power than us. They have wider circle than us. And if they do not get directed to the right direction, we all may end up paying a hefty price later. I mean, over to you, Sandeep. Right. So, bhai log, to most of the points these guys have said, frankly speaking, I have no one to pass on my comment because both come from highly intellectual backgrounds and well informed, much more informed than me. So technically, I'm not going to counter them, but politically, I do have an opinion on this whole thing. Not on the farmers' protest, but just how the narratives get played. And जो मैं पिछले videos में भी I don't know Archana if you've seen my videos earlier or not because I just got connected with you on वरुण का show. But मेरे videos में मैं हमेशा ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि मुझे भी देखो, बाजू वाले को भी देखो, अपने right left हर जगह देखो और हर जगह से इंफॉर्मेशन लो। सही गलत जो भी पढ़ने को आता है पढ़ो क्योंकि अगर सही और गलत दोनों नहीं पढ़ोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। एंड आई थिंक दैट्स द सेम पॉइंट दैट परवेश इज ट्राइंग टू मेक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल में तो, ठीक है, प्रोवाइडेड यू यूज इट करेक्टली एंड प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विद एन ओपन माइंड एंड यू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन विद एन ओपन माइंड। Now, coming to a comment that Namita Singh had asked, which I want to react to, and Avdut also, I want to react to that, क्योंकि मेरा closing statement दोनों को लेकर है. Namita says, Tyler, I hope I am wrong. Yeah, Archana, go ahead. Then I'm going to go full throttle. यस सब मुझे बस एक चीज कहनी थी, जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं या जो लोग भी अपना व्यूज बना लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम लोग जो होते हैं हम सिटीज में रहते हैं। मैं बस उनसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अगर गांव से आपका कनेक्शन हो तो प्लीज, या आपके आसपास अगर कोई भी गांव हो तो एक बार जाके जरूर देखें कि हमारा जो खाना जो कहाँ से भी आता है वो कैसे उगता है, कैसे क्या होता है उसकी, मतलब किस तरह से लोग काम करते हैं वहाँ के, ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं, फ्रॉम लोन टू टू प्रोड्यूस दैट थिंग, फिर उसको निकालने के लिए भी मज़दूर लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लैंड सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग का स्क्वायर फीट का कुछ पर्टिकुलर घर है, तो उतना लैंड नहीं होता है, एकड़-एकड़ लैंड होते हैं। मतलब तो प्लीज़ एक बार जाके, अगर आपके आस-पास है गाँव या कुछ, अगर आप खुद गाँव से कनेक्टेड है तो प्लीज़ गाँव से कनेक्ट रहिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे। अगर सिर्फ एसी में बैठेंगे तो, मतलब एसी मीन्स कि ज़मीन से वो चीज़, तो प्लीज़ कनेक्ट विद द यस। Okay, I think it's a very valid point. And भाई लोग अगर किसी फार्मर को नहीं जानते हो तो इंडिया के सबसे बड़े फार्मर का नाम मैं बता देता हूँ, आराम से मिल जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा। उनके बहुत सारे खेत हैं, वहां जाके देख लेना वो कैसे फार्मिंग करते हैं। बट जोक्स अपार्ट, Namita ने comment मारा था, which I promised her that I'm going to address. I hope I'm not wrong, but if the government keeps ignoring fears of its citizens, these political agendas may pull them to their side. It might turn into a vulnerable situation. Connecting to this only, अवधुत ने एक क्वेश्चन किया था, एक कमेंट किया था, which I want to add to this particular thing यहाँ पे is, started by first 2 days of protest, all farmers were speaking to new reporters, but from the last 2 days of the protest, they are not speaking to news reporters to not identify the Khalistanis. Okay, काफी जल्दी ओपिनियन बना लिया अवधुत भाई. Now, here's what I think. पहला तो ये कि प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए था. This could easily have been, दिल्ली चलो, रामलीला बैठो, भूख हड़ताल करो, सत्याग्रह करो, दांडी मार्च करो, XYZ करो, सरकार को बोलो बात करने के लिए आए. बट आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डाउट कि सरकार आती, क्योंकि सरकार अगर शाहीन बाग नहीं गई तो सरकार मोस्टली यहाँ भी नहीं जाती. बट जस्ट एन अजम्पशन दैट आई एम मेकिंग. आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग यहाँ पे. नमिता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, एंड पीपल, देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु हैव जॉइंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद सिटीजंस. ठीक है, आपका एक इंटरेस्ट का वेरिन, एंड नमिता आई कैन इजीली फिगर आउट कि आपका इंटरेस्ट और नॉलेज काफी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आपने काफी अच्छे से कमेंट दिए थे. आई केप्ट फॉलोइंग योर कमेंट्स. सेम विद अवधुत एंड सेम विद फ्यू अदर पीपल जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है. एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम दैट इंडिया हैज, इग्नोरेंस, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ. इंडिया का कर्स है इग्नोरेंस. हम सिर्फ उस एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां पे हम एक हार्डकोर ओपिनियन दे सकते हैं. But because we have to study, but because we have to research, because we have to find out facts,
not from WhatsApp University, जैसे महान रविश कुमार जी कहते हैं, but from different sources, maybe from an Archana, maybe from a Karan Parvesh Singh, or maybe someone else, maybe a Varun, maybe a Saffron, or maybe a Vaibhav Tiwari, or whoever. हम उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, हम ये देखते हैं अरे ये तो ज्यादा फेमस नहीं है तो इसकी बात क्यों माने. Numbers and like high numbers do not make you an expert of everything. ठीक है, आप चीजों को पढ़ना सीखो, चीजों को एनालाइज करना सीखो, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वी लैक. दैट इज व्हाई हाफ ऑफ द पीपल could not understand. Again, Parvesh, I'm not attaching the things yahan pe, but that's the reason why people could not understand CAA, NRC, and that's why half of the people do not understand what's going on with the farmers bill. क्योंकि सीधा सा पॉइंट है, अगर MSP नहीं लिखा हुआ है उसको लिख दो. If the government is so hell bent कि लिख के नहीं देंगे, you can understand कि कोई ना कोई तो पीछे गेम चल रहा है. That's a normal assumption, like a layman I could understand. तो फार्मर को भी समझ में आ रहा होगा, and that's the reason why they are protesting. तो उसका जो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो. अवधूत भाई, जो आप कह रहे थे कि 2 दिन पहले मीडिया से बात करी, अब मीडिया से बात नहीं कर रहे because of the खालिस्तानी angle. Maybe not, but are we really in the position sitting at our home to judge that कि वहां पे खालिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा नारे उठ रहे हैं या हो रहे हैं? उठ भी रहे होंगे भाई, हो सकता नहीं भी उठ रहे होंगे, बट एज अर्चना सेड, अगर घर में हम एसी में बैठे रहेंगे, अभी तो खैर विंटर से एसी चल नहीं रहे, पर अगर हम घर में बैठे रहेंगे और ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, लोगों से कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा. The reason, because these kind of people, when I say these kind of people who have brought in today, because they interact with these kind of people जिनकी हम बात कर रहे हैं, which is farmers. खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, खुद किसान की फैमिली से, या खुद एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे रिसर्च करके जो बंदा आपसे बात करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. लेकिन अपने आप को यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर इसलिए करूंगा, जो खालिस्तान की आप बात करते हो, कि 1947 में भी एक ही इंसान ने आवाज उठाई थी, स्टार्ट एक ही इंसान ने करी थी, उसका फॉलोइंग करते करते काफी लोग पहुंच के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे. सो उस चीज को भी इग्नोर मत करो कि किसी ने खालिस्तान का नाम दिया है वहां पे, बिकॉज इफ समवन हैज अटर्ड द वर्ड खालिस्तान, दैट मींस द डिजायर एग्जिस्ट, चाहे वो किसी छोटे लेवल पे, चाहे वो 5 लोगों की डिजायर हो. पर हम सबको पता है कि वो 5 लोग कैसे 50,000 में कन्वर्ट होते हैं. ये हमने SSR केस में देख लिया है, जिसके बारे में हम हर दूसरे दिन इस चैनल के ऊपर बात करते हैं. कैसे 5 लोगों ने शुरू किया और कैसे अब NRIs जुड़ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, US से, हिंदुस्तान से, हर जगह से. तो उस चीज को भी इग्नोर मत करो, बिकॉज इफ इट कुड हैपन इन 47. और जो नमिता आप कह रही थी कि अगर गवर्नमेंट इग्नोर करती रहेगी, तो गवर्नमेंट, मेरे दोस्त, काफी चीजों को इग्नोर कर रही है, लेकिन आपने उन चीजों के बारे में, आई डोंट नो यू पर्सनली, बट आपने उन चीजों के बारे में क्वेश्चंस रेज किए कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि CAA के ऊपर, NRC के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज सेड और नॉट सेड एनीथिंग एट ऑल. तो अगर आप क्वांटिफाई करोगे, तो गवर्नमेंट 24 घंटे 365 दिन हम उनको कटघरे में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हक बनता है. और हम उनको तभी रख सकते हैं जब अगर हम रिसर्च करना शुरू करें, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अलग अलग लोगों से बात करें, अलग अलग चैनल्स देखें, अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखें. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक हिंदू पढ़ोगे, तो हिंदू सबको पता है किस एंगल पे है. अगर आप HT पढ़ोगे, सबको पता है कि किस तरफ है. अब सारे लोग पहुंच गए रिपब्लिक, कि भाई रिपब्लिक इज द बेस्ट चैनल. बट इज रियली रिपब्लिक द बेस्ट चैनल? मे बी येस, मे बी नॉट. The only way we could find out is कि अगर हम जाके NDTV पे भी देखें, only then we can bash रविश कुमार कि अच्छा यार तो गलत बोल रहा है. उस गलत को गलत बोलने के लिए भी उसको देखना पड़ेगा. So my simple request is कि देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, इंटरेक्शन शुरू करो. मेरी कोशिश, as I said, चैनल पे सुशांत के बारे में बात करते हैं, yes, but I am going to keep making videos which are at least from my side knowledgeable, या आप लोगों को कुछ सीखने को मदद मिल सके, मुझे कुछ लर्न करने को मिल सके. And that's the target I have. So on that note, thank you so much join करने के लिए. 1 घंटा 50 मिनट आप लोगों ने दिया हमें. अर्चना, thank you so much, तुमने भी join किया, and I really appreciate it. It was a very short notice. I know I was pinging you यहाँ पे भी and Twitter पे भी कि come. I've left you one more message on Twitter, so have a look at it, because I would love to interact with you, because I have few more things on which we can work together. भाई लोग, thank you for joining in, and take care. Bye bye. Jai Hind.